नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। फेडरेशन की स्थापना की, उसके वो अध्यक्ष रहे। 1947 में जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और वो आजादी की लड़ाई चरम सीमा पे पहुंच गई थी, उस वक्त उन्होंने चंद्रपुर और छिंदवाड़ा के कोयला खदान मजदूरों को कोल माइंस वर्कर्स यूनियन की स्थापना की, जिसके वो अध्यक्ष रहे। दोस्तों, बात यही पूरी नहीं होती। उन्होंने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए 1930 में वो कार्य किया कि जिसके बदले उन्हें इनाम मिला 1 साल कैद बामशक्कत की सजा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाषण में जब उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया तो 1 साल कैद की सजा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 1942 से 1945 तक के लिए कारावास भोगा। वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन वामपंथी विचारधारा की ओर उनका झुकाव ज्यादा था। डॉक्टर श्रीनिवास कांदेवाले सर आणि स्मृतिशेष मालतीताई रुईकर यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली आहे। तेव्हापासून इन्स्टिट्यूटने काही प्रोजेक्ट केलेले आहेत। यापैकी 3 प्रोजेक्ट फार महत्त्वाचे आहेत। सर्व शिक्षा अभियानावर इन्स्टिट्यूटने एक प्रोजेक्ट केला होता। त्या अगोदर शिक्षणावर सुद्धा एक प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूटने केला। त्याचप्रमाणे पॉलिटिक्स ऑफ रिजनल डेव्हलपमेंट हे पुस्तक एका प्रोजेक्टपासून तयार झालं। स्वतंत्र विदर्भाची बाजू मांडणारं ते पुस्तक होतं आणि स्टेट रिऑर्गनायझेशन कमिशनच्या माध्यमातून छोटी राज्य असावीत असा जो एक विचार होता, तो विचार अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे पुस्तक फार महत्त्वाचं आहे। हे संस्थेचं एक मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे असं म्हणायला हरकत नाही। संस्थेने साधारणतः 2001 पासून रुईकर स्मृती व्याख्यानमाला घेतली। त्यानंतरही वर्षभर काही ना काही व्याख्यान, साधारणतः 2 ते 3 व्याख्यान पुन्हा ही इन्स्टिट्यूट घेतच असते। पण एक वर्षाचं एक स्मृती व्याख्यान म्हणून ही इन्स्टिट्यूट घेते। यामध्ये 2001 पासून एक वेगवेगळे विषय आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातले वक्ते इन्स्टिट्यूटने बोलवलेले आहेत। 2001 मध्ये जागतिकीकरण आणि श्रमिक चळवळी पुढील आव्हाने यासाठी कॉम्रेड ॲडव्होकेट भगवानदास देशपांडे औरंगाबाद यांनी हे लेक्चर दिलं होतं। यानंतर 2003 मध्ये महिलांचा ग्रामस्तरावरील राजसत्तेत सहभाग, अनुभव व आव्हाने यावर विद्या कुलकर्णी या विदुषी इथे येऊन गेल्या। यानंतर 2004 मध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम यासाठी श्री NM सुंदरम, अध्यक्ष ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉईज असोसिएशन, या विषयावर ते भाष्य करून गेलेत। त्यानंतर 2005 मध्ये मार्क्स, गांधी, आंबेडकर व व्यवस्था परिवर्तन या विषयावर डॉक्टर यशवंत सुमन, राज्यशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ यांनी भाष्य केलं। यानंतर 2006 मध्ये वित्तीय क्षेत्रातील परिवर्तने आणि सामान्य माणूस यावर माननीय देवीदास तुळजापूरकर, श्रमिक संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, औरंगाबाद यांनी भाष्य केलं। यानंतर 2007 मध्ये राजनैतिक सामाजिक वर्तमान और भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन या विषयावर माननीय आनंद स्वरूप वर्मा, ज्येष्ठ पत्रकार, नवी दिल्ली यांनी भाष्य केलं। यानंतर 2008 मध्ये भारतीय विकास प्रक्रिया आणि भटक्या व विमुक्त जातींचा विकास यावर माननीय बाळकृष्ण रेणके, सोलापूर, भूतपूर्व अध्यक्ष, विमुक्त भटक्या
निमभटक्या जमाती राष्ट्रीय आयोग यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2009 मध्ये संपत्तीच्या वाटणीत श्रमिकांच्या न्याय हक्कांचे मृगजळ आणि त्याचे राजकारण यावर डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, भूतपूर्व आयुक्त अनुसूचित जाती आणि जमाती राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2010 मध्ये स्वतंत्र भारतातील राजकीय व सांस्कृतिक बदल यावर प्राध्यापक जयदेव डोळे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2011 मध्ये श्रमनीती आणि प्रागतिक राजनीतीचे भवितव्य यावर प्राध्यापक अजित झा, इतिहासाचे प्राध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2012 मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यावर प्राध्यापक डॉक्टर हितेंद्र पटेल, इतिहासाचे प्राध्यापक रवींद्र भारती विद्यापीठ कोलकाता यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2013 मध्ये पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास यावर माननीय मणिशंकरजी अय्यर, माजी केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2014 मध्ये भारत आर्थिक महासत्ता की आनंदी राष्ट्र यावर डॉक्टर विश्वंभर चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ते व ज्येष्ठ विचारवंत यांनी भाष्य केलं. 2015 मध्ये जागतिकीकरणाच्या युगातील राजकारण व जनहित यावर माननीय प्रकाश बाळ, मुंबई, माजी संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, लोकमतचे स्तंभ लेखक आणि राजकीय विश्लेषक यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2016 मध्ये भारतीय लोकशाहीचा आर्थिक आशय, नेहरू आंबेडकर विचार यावर प्राचार्य आनंद मेंडसे, सामाजिक चळवळीचे अभ्यासक, बेळगाव, कर्नाटक यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2017 मध्ये नोटाबंदी व त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम यावर कॉम्रेड अमानुल्ला खान, अध्यक्ष, ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉईज असोसिएशन यांनी भाष्य केलं. 2018 मध्ये भारतीय जनतंत्र दशा एवं दिशा श्री पुण्यप्रसून वाजपेयी, पत्रकार व टीव्ही सूत्रसंचालक यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2019 मध्ये वैष्णवजन की खोज श्री अपूर्वानंद झा यांनी भाष्य केलं. यानंतर 2020-21 मध्ये हवामान बदल आणि महाराष्ट्र यावर अतुल देऊळगावकर, ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ यांनी भाष्य केलं. आणि शेवटी 2022 मध्ये आम्ही भारताचे लोक माननीय संजय आवटे, संपादक, दैनिक लोकमत यांनी भाष्य केलं. अशा प्रकारे विविध विषयांवर या संस्थेने इतक्या वर्षामध्ये विविध विषय हाताळले आहेत आणि विविध गणमान्य व्यक्ती इथे येऊन गेलेल्या आहेत. आणि आजही आपल्याला असं दिसेल की माननीय अशोकजी वानखेडे सर आपल्यामध्ये आहेत. फार आनंदाची बाब आहे. एक धीर मिळतो आपल्याला यातून. मी पुढे यावर अधिक भाष्य करणार नाही. लोकशाही, समाजवाद यावर आम्ही विचार करतो, चर्चा करतो. हे संस्थेचं छोटंसं योगदान आहे. धन्यवाद. उस इंस्टीट्यूट का परिचय जिसने आज ये स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया है. हमारे बीच कॉमरेड रमेश पाटने स्टेज पे मौजूद हैं. मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्कोप ऑफ द प्रोग्राम, या हम आम जबान में कहते हैं प्रस्ताविका, आपके सामने पेश करें. कॉमरेड रमेश पाटने ऑल इंडिया सेक्रेटरी LIC एम्प्लॉइज एसोसिएशन के रह चुके हैं और एक बड़ा योगदान है इस फील्ड में. मैं उनसे निवेदन अध्यक्ष महाराज, आजचे प्रमुख पाहुणे श्री अशोकराव वानखेडे, त्यांना सर्वजण टायगर म्हणतात. मी त्यांना टायगर म्हणत नाही, मी त्यांना लॉयन म्हणतो. मंचावर बसणारे इतर सर्व माझे सहकारी मित्र, बंधू आणि भगिनी, आजचा दिवस तसा ऐतिहासिक आहे. 74 वर्षाच्या आधी 25 नोव्हेंबर 1949 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीमध्ये शेवटचं भाष्य केलं. हा जो मसुदा
घटना समिती समोर आला होता आणि त्यांनी जो ठराव 17 नोव्हेंबरला घटना समिती समोर ठेवला होता, एक ओळीचा ठराव होता की घटना समितीने पास केलेला ठराव ही सभा मंजूर करते. त्या ठरावावरती 111 सभासदांनी भाष्य केलं होतं आणि शेवटी उत्तरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना उत्तर दिलं आणि आपलं मत व्यक्त केलं. त्यांच्या भाषणामध्ये जवळ 55 मिनिटाचं त्यांचं भाषण होतं. त्यांनी जे मुद्दे मांडले ते अत्यंत महत्वाचे मुद्दे होते, ते आज रिलेव्हंट आहे आणि मी त्याचा उल्लेख मी आज करणार आहे. बाबासाहेब म्हणाले की घटना किती चांगली असो, अंमलबजावणी करणारे लोक जर खराब असतील तर त्या घटनेला काही अर्थ नाही. घटना खराब जरी असली पण अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले असेल तर ती घटना चांगली आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. आणि त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की आपली जी घटना आहे त्यावरती जी चर्चा झाली, त्या चर्चेदरम्यान बरेच विषय हाऊस समोर आले होते आणि शेवटी जो ॲग्रीड ड्राफ्ट आहे मी तुमच्या समोर ठेवतोय. हा जो ठराव आहे त्यांनी 17 नोव्हेंबरला ठेवला होता. त्याच्यावर ताबडतोब चर्चा करायची की नाही करायची असा एक मुद्दा आला होता. तर घटना समितीचे जे अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, त्यांनी सांगितलं यावर चर्चा होऊ द्या आणि शेवटी डॉक्टर आंबेडकर बोलतील. डॉक्टर आंबेडकर जेव्हा बोलायला लागले 55 मिनिटं ते बोलले आणि त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की ही जी घटना आहे हा घटनेने लोकांना मी लोकशाही देतोय, लोकशाहीचे फायदे लोकांना मिळणार आहे. ह्या घटनेमध्ये आम्ही बऱ्याच गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार सर्व अधिकार आम्ही लोकांना द्यायचा प्रयत्न करतोय. डॉक्टर आंबेडकर म्हणाले की 26 जानेवारी 1950ला जेव्हा आम्ही प्रवेश करू तेव्हा फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अशा त्या देशामध्ये मला पाहायला मिळेल. एकीकडे खूप श्रीमंत लोक आहेत, एकीकडे खूप गरीब लोक आहेत. राजकीय दृष्ट्या आम्ही सर्वांना सारखे अधिकार देतो, प्रत्येकाला मतदान करायचा अधिकार आहे. पण सामाजिक दृष्ट्या आपण विचार केला तर काय परिस्थिती आपल्याला माहिती आहे. हे जे कॉन्ट्राडिक्शन आहे हे लवकरात लवकर आपल्याला संपवावं लागेल. जे संपवलं नाही तर ज्यांना घटनेपासून फायदे मिळायला पाहिजे ते जर मिळाले नाही तर ते लोक घटना संपवायचा प्रयत्न करतील. आणि म्हणून त्या दिवशी देखील आपण विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. दुसरं त्यांनी सांगितलं की एकंदरीत जी परिस्थिती आहे देशाची की देश अशा परिस्थितीत जातोय की काही अधिकार फक्त काही लोक घेऊ शकतात आणि ते अधिकार इतरांना बिलकुल मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून सर्वांना सारखे अधिकार मिळावे ह्या दृष्टीने प्रयत्न करणं अत्यंत आवश्यक आहे असे त्यांनी म्हटलं. शेवटी बाबासाहेब म्हणाले की मला भीती वाटते
की घटनेचे जे फायदे आहेत ते लोकांना मिळालं तर बरं होईल, नाहीतर लोक उठतील आणि घटनेलाच संपवायचा प्रयत्न करतील. अशा तऱ्हेचा विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या दिवशी व्यक्त केले होते. दुसऱ्या दिवशी 26 तारखेला, म्हणजे याला आपण कॉन्स्टिट्यूशन डे म्हणतो, त्या दिवशी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे अध्यक्ष होते घटना समितीचे, त्यांचं भाषण झालं आणि नंतर हा जो ठराव बाबासाहेबांनी 17 तारखेला कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली समोर आणला होता तो पास करण्यात आला. तर अशा तऱ्हेची घटना घडलेली आहे. म्हणून 25 तारखेला अत्यंत महत्व आहे. 74 वर्षाच्या आधी ही घटना घडलेली आहे. आणि आज आपण काय बघतोय, आज आपण पाहतोय की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलवायचा प्रयत्न सरकार करते आहे. मला कल्पना असेल की दिल्लीच्या असेंब्लीला काय अधिकार असायला पाहिजे, तर बिल पास करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की हे अधिकार यांना आहे, असेंब्लीला आहे, आणि जे तिथले गव्हर्नर आहेत हे असं सगळं मध्ये इंटरफेअर करू शकत नाही. आज बघतोय आपण बऱ्याच प्रांतामध्ये जे गव्हर्नर्स आहेत ते गव्हर्नर्स स्वतःला त्या प्रांताचे हुकुमशाह समजतात. असेंब्लीने पास केलेले ठराव 2-2, 3-3 वर्ष परत निर्णय घेत नाही. आणि सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सांगितलं हे काही बरोबर नाही आहे, तुम्हाला ताबडतोब निर्णय घ्यायला पाहिजे. तुम्ही असेंट देत नसाल तर वापस करा, हरकत नाही, तो तुमचा अधिकार आहे. मग असेंब्लीला काय करायचं, असेंब्ली करावे, पुन्हा पास करून पुन्हा पाठवल्यानंतर तुम्हाला सही करावं लागेल. अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे. जे घटनात्मक अधिकार आम्हाला मिळालेले आहे ते अधिकार काढायचा प्रयत्न होतोय. या देशातले श्रीमंत लोक श्रीमंत होऊन राहिलेले आहे, गरीब गरीब होते आहे. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलच्या विरुद्ध या सगळ्या गोष्टी आहे. आणि म्हणून यावर जास्त भाष्य न करता आजचे जे प्रमुख पाहुणे आहे त्यांनी यावर भाष्य करावं ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात करावी. धन्यवाद. सन्माननीय व्यासपीठ, सभागृहात उपस्थित ज्येष्ठ आमंत्रित निमंत्रित मान्यवर व माझे बंधू भगिनी, RS रुईकर इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कामगार केसरी रुईकर स्मृती व्याख्यानाचे आज आज का भारतीय जनतंत्र या विषयावर 20वे पुष्प गुंफण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. मी मंजुषा ठाकरे, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, अण्णासाहेब पुंडेवार महाविद्यालय नागपूर, आपणासमोर नवी दिल्ली येथील ज्येष्ठ पत्रकार व भाष्यकार व आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते माननीय अशोकजी वानखडे यांचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली, तेव्हा क्षणभर का होईना लहान तोंडी मोठा घास घेतल्यासारखं जाणवलं. पण माननीय अध्यक्षांच्या प्रोत्साहनामुळेच आज माननीय अशोकजी वानखडे यांचा जीवन परिचय करून देण्याची संधी मला मिळाली. त्याबद्दल सुरुवातीलाच आदरणीय व्यासपीठाचे मी धन्यवाद मानते. पत्रकार वर्गात टायगर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सन्माननीय अशोकजी वानखडे यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलवई येथला, म्हणजेच मुळातच ते विदर्भवादी. संपूर्ण भारतामध्ये सर, भाऊ या मानाच्या उपाधीने जेवढे प्रसिद्ध आहेत तेवढेच ते प्रसिद्ध स्तंभलेखक आणि राजकीय विश्लेषक म्हणून नावारूपास आले आहे. ABP न्यूज ही हिंदी वृत्तवाहिनी व मुंबईतील ABP माझा या मराठी वृत्तवाहिनीचे राजकीय विश्लेषक म्हणूनही ते प्रसिद्ध आहे. भाऊ राजकारण असो की सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र असो की खाद्यपदार्थ, चित्रपट असो की संगीत, कोणत्याही विषयावर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये आणि मानसिकांसाठी स्तंभ लिहिणे हा तर त्यांचा छंदच म्हणावा लागेल. अर्बन अपडेट
या मासिकाचे संपादक म्हणून देखील ते आपली भूमिका यशस्वीपणे पार पाडित आहेत. व्हिसलब्लोअर न्यूज इंडिया या चालू घडामोडींच्या YouTube चॅनलवर त्यांचे शो असतात, ज्याला आजपर्यंत 4.5 कोटीहून अधिक प्रेक्षकांनी प्रसिद्धी दर्शवली. भाऊंनी पत्रकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात मध्य प्रदेशातील फ्री प्रेस जर्नलद्वारे केली. कार्यतत्परता व कार्याप्रती आत्मीयतेमुळेच 1989 मध्ये बिझनेस एडिटर म्हणून इंदोर येथील ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये भाऊंना बढती मिळाली. दिल्ली येथील चौथा संसार या हिंदी दैनिकाचे ब्युरो चीफ म्हणून देखील त्यांनी धुरा सांभाळली. अनेक वृत्तपत्रांमध्ये त्यांचे लेख प्रकाशित झाले आहेत. इंद्रधनुष्य या व्हिडिओ मॅगझिन्सचे कार्यकारी निर्माते म्हणूनही भाऊंनी कामाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली. बहुआयामी, बहुगुणी, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व लाभलेले भाऊ यांनी सादरीकरण, चित्रपटांची निर्मिती आणि दिग्दर्शन यातही मजल मारली. प्रसिद्ध विकासात्मक मालिका दस्तकचे ते दिग्दर्शन सुद्धा त्यांनी केलेलं आहे. आकाशवाणीवर सतत चर्चेच्या माध्यमातून प्रसिद्धीच्या झोतात असणारे भाऊ एक प्रसिद्ध संप्रेषण तज्ज्ञ तर आहेतच, त्याचबरोबर संप्रेषण कौशल्याचे प्रशिक्षक म्हणूनही ते नावारूपास आले. शैली, आशय आणि विनोदामुळे भाऊंना राजकीय असो, सामाजिक असो वा वैयक्तिक, त्यांना व्यापक मिश्र वर्तुळात नेहमीच सर्वाधिक मागणी असते. सहचारिणी सौ मंजिरी चतुर्वेदी यांचाही मला या ठिकाणी उल्लेख करावासा वाटतो. त्यांची उत्तम साथ भाऊंना सामाजिक कार्य करण्यास प्रवृत्त करतात. अशा उत्तुंग भरारी व्यक्तिमत्व लाभलेल्या भाऊंचा परिचय करून देण्याची संधी मला या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल आयोजकांचे आभार. धन्यवाद. सर्वप्रथम मैं रुईकर जी के स्मृति में विनम्र अभिवादन करता हूँ. आज मेरे लिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप टेलीविज़न पे होते हो या कोई माध्यम के सामने होते हो तो आप कैमरे से बात करते हो तो सामने ज़्यादा कुछ होता नहीं. मैं व्याख्यान देने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आजकल ये जिम्मेदारी भी उठाने का प्रयास करता हूँ तो बात करता हूँ. लेकिन सामने जब कोई ऐसे लोग बैठे होते हैं कि जिन्होंने मुझे ऐसे भी स्थिति में देखा कि उसको भी लगता होगा कि यार ये आशिया भी अभी बोलेगा क्या, ऐसे लोगों में आज मेरे आदरणीय अभिलाष मुत्तुमवार जी यहाँ हैं. मैं उन्हें राजनेता कम और पत्रकार ज़्यादा मानता हूँ. यदि विलास जी के दिल से पत्रकारिता पूर्ण रूप से विदा ले चुकी होती तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन चुके होते. पत्रकार का प्रॉब्लम है कि वो सहन करता नहीं और गरम तवे पे जैसा छींटा फटकता है वैसा फटकता है. और राजनीति में चाहे किसी भी पार्टी की हो, वहाँ मरे हुए मन से और बुझे हुए दिल से जो हाईकमान के सामने पूछ हिलाता है वही सक्सेस या कुछ पद पे पहुँचता है. ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन क्या करें. मैं फिर से एक बार उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब वो दिल्ली में थे तो हमारा एक अधिकार का घर हुआ करता था, और आज भी नागपुर में आता हूँ तो अधिकार का घर है. भाऊ, आपका स्वागत. आज के अध्यक्ष कांदेवाले साहब, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन विशिष्ट व्यक्ति और आप सब भाई जो सुनने आए, आज के समय आप लोग सुनने आए यही बड़ी बात है, क्योंकि आज सुनता कौन है? सुनता ही नहीं कोई, यही सबसे बड़ा आज का सवाल है हमारा. सुनाने वाले तो कई है, मैं अकेला नहीं कहता हूं कि मैं सुन रहा हूं. हम वो बेशरम है, कोई सुन भी नहीं रहा तो जबरदस्ती बोले जा रहे हैं.
लेकिन लगता है कि कोई ना एक दिन किसी ना किसी के कान पे से रुई निकल जाएगी, कुछ तो शब्द है वो जिन तक पहुंच जाएंगे, कुछ तो परिवर्तन होगा। आज का विषय है आज भारतीय जनतंत्र। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम जनतंत्र इस शब्द के मायने बदल चुके हैं या भारत में जनतंत्र है, या भारत में जनतंत्र इतिहास हो गया है, या परिकल्पनाओं जैसा एक परिकथाओं में जो हम सोचते हैं वो हो गया है। क्योंकि जिस प्रजातंत्र की जनतंत्र की बात हम करते हैं, जिस प्रजातंत्र में हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो किताबों में रहा है और वो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि 2014 से ही इसकी समाप्ति हुई, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें डिटोरिएशन आता गया। पर 2014 के बाद तो मानो ऐसा परिवर्तन आ गया कि लोकशाही कहो, प्रजातंत्र कहो, जनतंत्र कहो, डेमोक्रेसी कहो, इसके पूरे मायने ही बदल गए। और दुख की बात ये है कि ये जो मायने बदल रहे हैं लगातार, इसका डेफिनेशन बदल रहा है, इसको इस देश की जनता आंख मूंद के सहन कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश का, नेता नहीं। जिस विचारधारा के लोग आज दिल्ली में बैठे हैं वो पहले भी थे, नहीं कि 2014 में ही उगाए हैं, वो पहले भी थे और लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस देश की जनता, मैं हमेशा कहता हूं मुझे गर्व है इस 145 करोड़ की इस जनतंत्र पे और इस जनता पे। और जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, अज्ञानी हो सकती है, संघर्षशील हो सकती है, तकलीफ में हो सकती है, भूखी हो सकती है, गरीब हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं है। लेकिन मेरे उस कथन को 2014 के बाद मुझे फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वाकई इस देश की जनता अब मूर्खता की ओर भी बढ़ रही है। और जब मैं ये सोचता हूं कि नहीं, मुझे मेरा सोच बदलना पड़ेगा, इसी के बीच में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक के जब नतीजे आते हैं तो लगता है कि नहीं, जनता है, जनता जनार्दन हम जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन अपना सुदर्शन उठाता है। क्या लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, हम किसको लोकतंत्र बोलते हैं? अभी हमारे बुजुर्ग वक्ता ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अंबेडकर जी ने कहा कि मुझे डर है कि यदि ये अधिकार लोगों तक नहीं पहुंच गए तो लोगों में उठाव होगा। तब शायद अंबेडकर जी के आकलन में थोड़ी गड़बड़ी ये हो गई कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उस जनता को देखा था, तो उन्हें लगा कि मेरे अधिकारों के लिए भी जनता उठ के खड़ी हो जाएगी। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि धर्म की अफीम चटाने के बाद इस देश की जनता इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि फिर संविधान को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा, जूते के तले रगड़ा दिया जाएगा और जनता सिर्फ भगवान का जयघोष करते रहेगी। ये दुख की बात है। हम कहते हैं, कई बार बहुत भीड़ हो जाती है, कई बार बहुत कम लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यदि हमारे बुजुर्गों ने, आज भगत सिंह का मंच है यहाँ पे, नैतिक अधिकार है। मैं तो कहता हूं भगत सिंह जी का नाम लेने के पहले 3 बार उनसे माफी मांगनी चाहिए दिल से, तभी जाके उनका नाम लेना चाहिए। क्योंकि यदि भगत सिंह को मालूम होता कि जिस देश के लिए वो आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उस देश में ऐसे भी लोग होंगे, तो शायद वो 2 बार सोचते, या फिर वो अपने आप को बचा लेते अंग्रेजों से, क्योंकि उनके पास एक और टारगेट होता जिन्हें उन्हें समाप्त करना होता। आज क्यों भगत सिंह नहीं है? आज हम हमेशा कहते कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में क्यों हमारे में से कोई भगत सिंह उठ के खड़ा नहीं होता? क्यों सवाल नहीं पूछता? भगत सिंह होने के मायने ये नहीं है कि असेंबली में कि जाके बम ही फेंको। भगत सिंह होने के मायने ये भी है यदि कोई गलत हो रहा है, कोई संविधान के खिलाफ हो रहा है, कोई अपनी मनमानी कर रहा है, तो कम से कम उनको सवाल तो पूछो। जयकारा लगाने में आप इतने मग्न हो गए हैं
कि आपको पता ही नहीं कि आने वाले भविष्य में आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। 2014 का मैं जिक्र क्यों करता हूं? मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के बाद एक आंधी आई भ्रष्टाचार की। अब जाके मुझे लगता है कि कहीं ये बाहर का षड्यंत्र तो नहीं था। अन्ना हजारे का आंदोलन कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में खेला हुआ कोई खिलौना तो नहीं था, क्योंकि आंदोलन अन्ना का, समर्थन संघ का, और इस पे रोटी 3-4 लोग सेक गए। कहीं अरविंद केजरीवाल सेक रहा है तो कभी नरेंद्र मोदी सेक रहे हैं। फिर एक विकास का मॉडल आया और इस देश के जनता ने विश्वास रखा कि चलो ठीक है, गुजरात का मॉडल है, विकास का मॉडल है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक बार चंद्रशेखर की पदयात्रा जब चल रही थी और मैं इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल में था, तो हमारे संपादक थे कमलेंदु कंवर, जो बाद में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी रहे और ट्रिब्यून के बाद वो रिटायर्ड हो गए। तो तब चंद्रशेखर जी के साथ मंच पे उस दिन राजवाड़ा की सभा में अरुण शौरी जी थे। तो उस कार्यक्रम के बाद अरुण शौरी जी को फ्री प्रेस जर्नल के ऑफिस में बुलाया गया, क्योंकि उनके बड़े व्यक्तिगत संबंध थे हमारे संपादक से। और फिर एक छोटे डिनर का आयोजन किया और उसमें हम उनसे रूबरू होते रहे। तब उन्होंने कहा कि ये क्या तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, यंग लोगों के साथ? किसी ने कोई कह दिया कि संस्कृत का श्लोक है, आप जाते हो किसी पंडित को पूछते हो उसका अर्थ क्या है। किसी ने कहा कि कुरान में ऐसा कह देते हैं, कहा है, आप किसी मौलवी की जाओ कि पूछते हो कि कुरान में क्या ये लिखा है, सही है कि नहीं। बोला कुरान, बाइबल, इनके हिंदी और मराठी में भी अनुवाद है, थोड़ा कष्ट करिए, अनुवाद पढ़िए, आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि जिन्हें आप पूछने जा रहे हैं वो हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने हिसाब से बताता है, जो वाकई जब तुम रिपोर्टिंग करते हो तो गलत रिपोर्टिंग कहते हैं। तो यदि आज कोई सरकार कोई दावा करती है, हम क्यों नहीं उसको जाके जांच परख लेते हैं। मैं एबीपी में एक प्रोग्राम में था और एक बंगाली बड़े बुजुर्ग सज्जन जो अटल जी के समय पीएमओ में बैठा करते थे, वो वहाँ पैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि गरीबी मतलब महंगाई कम हुई, हम जनता को बता नहीं पाए कि महंगाई कम हुई। तो मैंने बोला आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेक हुआ और उन्होंने बोला मैं वॉकआउट करता हूँ क्योंकि जो मूर्ख कहा गया। तो संपादक ने मुझे कहा कि अरे बुजुर्ग आदमी है, जरा आप समझाओ। मैंने बोला दादा, मैंने मूर्खतापूर्ण बात इसलिए कहा कि महंगाई कम हो गई ये बताना नहीं पड़ता। हर आदमी जब जाता है मार्केट में और जब उसको पता पड़ जाएगा कि प्याज 2 रुपए में मिल रहा है तो खुशी हो जाएगी कि बहुत सस्ता है। मैं बिल्कुल 50-100 रुपए लेके जाता हूँ और सब्जी खरीद के लाता हूँ। आप कहते हो महंगाई कम हो गई है और 500 रुपए ले जाके भी उस सब्जी में फिर 100 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, 600 रुपए की सब्जी हो जाती है, तो वो 4 गाली देते हुए आता है कि बहुत महंगा हो गया। और आप कहते हो कि हम कुछ चीजें होती है जो महसूस होती है वो बताना नहीं पड़ता। मुझे ताज्जुब लगता है कि आज विज्ञापन कर करके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे आपने कर दिया तो जनता आपके साथ वैसे ही हो जाएगी। ये क्यों बताना पड़ रहा है आपने कर दिया है? कई बार हम बहुत बेसिक चीजें होती है जिस पे ध्यान नहीं देते, और जब बेसिक चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि वाकई सरकार आपके साथ कितना मजाक कर रही है। बीपीएल परिवार को 700 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। लोगों ने कहा देखो 1200 का सिलेंडर 700 में 500 रुपए कम मिल रहे हैं बेचारों को, अब और बीपीएल सरकार क्या करेगी? देखो इतना कर दिया सरकार ने। कोई कहता है मैं 400 रुपए का कर दूंगा, लोग कहते हैं कि 400 रुपए में सिलेंडर। देखो सरकार कितना गरीबों का सोचती है। बीपीएल का डेफिनेशन क्या है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अनुसार जिस परिवार का इनकम हर महीने 2250 रुपए है वो बीपीएल वाला है। आप सब घर चलाते हैं, आप मुझे बताइए जिसका इनकम 2250 है पूरे परिवार का, उसको 400 रुपए का सिलेंडर भी कितना भारी पड़ेगा। क्योंकि वो 400 रुपये आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो जब आपकी तनख्वाह 50,000 है, उसमें 400 रुपये आपको बहुत कम लगते हैं। आप उस व्यक्ति के जूते में पैर रख के देखिए, तब आपको पता पड़ेगा कि चुभन क्या होती है, और फिर अपेक्षा रखते हैं कि गरीबों का उन्मूलन हो जाए। झूठ। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की जनता इतनी महान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री इस देश का ये कहे कि देश में संकट है, बहुत कर्जा है,
उतारने के लिए आपसे सहयोग चाहिए। लोगों ने अपने गहने उतार के दिए हैं, ये देश ने ये भी मंजर देखा है। और आज भी इस देश की जनता गद्दार नहीं, आज भी देश को देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि देश प्रगति पे है, 5वीं इकोनॉमी है, 3री बनने जा रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी है, चांद पे चले गए हैं, जीएसटी हमारा बड़ा है, हम सब कुछ कर रहे हैं। इसी बीच में एक इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड एजेंसी हंगर इंडेक्स रिलीज करती है और भूखमरी में जब देश 117वें नंबर पे है, हमारे ऊपर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान है, तो पूरा देश का कैबिनेट, पूरी सरकार संयुक्त रूप से उस एजेंसी पे हमला बोलती है। पूरा गोदी मीडिया बार बार बोलता है कि ये एजेंसियां हमारे देश को बदनाम करना चाहती है, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहती है, ये फ्रॉड है, ये आंकड़े गलत देते हैं, हमारा देश तो और तरक्की कर रहा है। या तो गरीबी रेखा के नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं, गरीब तो लोग है ही नहीं, और कहां से हंगर स्ट्राइक होगा। सब बोल रहे भैया होगा, ठीक है, एजेंसी खराब होगी, एजेंसी का गलत आंकड़े दिए होंगे, मान लिया हमने। उसके मात्र 6 दिन बाद तेलंगाना में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले 5 सालों तक मैं 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश का कोई आदमी भूखा मरे। आपका प्रधानमंत्री पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि यदि देश ने 5 किलो अनाज उसको नहीं दिया तो वो भूखा सोता है। जिस देश की 62% जनता भूखी सोती है, देश के उस भीख के दिए हुए अनाज के बगैर वो जी नहीं सकती, कहाँ की इकोनॉमी हो गए आप? कौन सी आप 3री इकोनॉमी हो गए? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके गले से नीचे निवाला कैसा उतरता है खिचड़ी का, यदि आप खिचड़ी भी खाते हैं तो कैसा निवाला उतरता है कि जब आपने, इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी देश जिंदा था, लोग मरा तो नहीं करते। 5 किलो अनाज तो तब भी नहीं होता था। कोविड के समय जरूर देना था, और वो कोविड की बात उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में क्यों आया? क्योंकि 2014 के बाद आपने देश की आर्थिक स्थितियां ऐसी कर दी कि वाकई इस देश के 62% लोगों को सरकार के अनाज पे जिंदा रहना पड़ रहा है। हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है। मोदी है तो आने वाले समय में यदि 100% लोग 5 किलो के अनाज पे शिफ्ट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये स्थिति आ गई है, क्योंकि इस देश का किसान कब तक लॉस का धंधा करेगा? नागपुर की बात है, नागपुर में इम्प्रेस टेक्सटाइल मिल थी, टेक्सटाइल मिल की ही बात हो रही है। आदरणीय रुईकर साहब ने टेक्सटाइल का यूनियन बनाया था। क्या टाटा की कोई कंपनी लॉस में थी? टीसीएल, एशिया में जितना पैसा टीसीएल प्रॉफिट कमाती है, टेल्को प्रॉफिट कमाती है, टाइटन प्रॉफिट कमाती है, नई नई वर्टिकल्स टाटा खड़े कर रहे हैं। क्या टाटा के पास कभी पैसे की कमी थी? लेकिन वो बिजनेसमैन है। एक कंपनी लॉस में आ गई, उसने बंद कर दी इम्प्रेस मिल। लेकिन इस देश का किसान उस टाटा का भी बाप है। वो 1947 में आजादी मिली, तब से आज तक एक साल ऐसा नहीं है कि जब किसानों ने प्रॉफिट कमाया होगा। हर साल किसान लॉस में धंधा करता है, लेकिन वो धंधेबाज व्यापारी नहीं। उसका एक दायित्व है कि मैं भले ही लॉस करूं, हर बार मेरे घर का चीजें बेचूं, मेरी खेती बेचूं, लेकिन मैं लगातार अनाज उगाता रहूंगा, क्योंकि मुझे इस देश की जनता का पेट भरना है। जब इस देश का किसान लगातार ये कहता है, और उस किसान को आप कहते हो कि आपकी आय दुगनी कर देंगे 2022 में, 2024 हो गया, और जब हम कहते हैं कि आय दुगनी कैसी होगी, तो बोले दुगनी हो गई, पहले 100 थी अब 200 हो गई। लेकिन पहले 100 थी नहीं, बोले आप मूर्ख हो, आपको पता नहीं, पहले 100 ही थी, अब 200 हो गई। अच्छा 200 भी कहाँ से होगी? बोले हम बोल रहे ना हो गई। तो मैंने बोले उसका इनपुट भी बढ़ गया है। बोले पता नहीं कहाँ से रेट लाते हैं, यूरिया सबसे सस्ता हो गया है, देश में इतना सस्ता यूरिया कभी बचा नहीं, बीज तो फ्री में मिल रहा है, पानी और बिजली किसानों को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इसका, इतना है, भंडारण के लिए इतनी व्यवस्था है, और किसान जब मार्केट में उपज लाता है तो सरकार के ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं कि आओ माए बाप, ट्रैक्टर खड़ा है, आप सामान रखिए, लेने वाला वहाँ खड़ा है। ये स्थिति है इस देश की, ये बताई जाती है। और आश्चर्य की बात है, गोदी मीडिया इस पे तालियां बजा के कहता है जय क्या साहब, क्या आपने नया युग की शुरुआत की है, नवयुग की शुरुआत की है, आप भगवान हैं, आप विष्णु के अवतार हैं, और फिर जनता भी मानने लगती है।
और एक आध किसान जब आत्महत्या करता है तो वो कहते हैं कि रामलला का मंदिर अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किस भारत की बात करते हैं? इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद इनको इंडिया से एलर्जी आ गई। आप कहते हैं हम भारत है। कौन सा भारत है आपका? किस भारत का रेखांकित करते हैं? किस भारत को आप? उस भारत को रेखांकित करते हैं आप जहां अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए जाते हैं, या उस भारत को रेखांकित करते हैं कि दिए बुझने के बाद गरीब बच्चे उस दिए से तेल निकाल के 2 महीने तक अपने घर की किचन की व्यवस्था करती है? कौन सा भारत है? ये सरकार को बताना होगा। और उन बच्चों को लाठियों से पीटा जाता है क्योंकि वो तेल उठा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूं। मैं रोज पूजा करता हूं, मुझे शर्म नहीं है, मैं हिंदू हूं, मैं बाकायदा मंदिर में जाके जल भी चढ़ाता हूं। लेकिन मैं उतने ही विश्वास के साथ कहता हूं कि उस अयोध्या में मेरे रामलला कभी प्राण प्रतिष्ठित होंगे ही नहीं। मेरे राम तो शबरी के बेरों में है, मेरे राम तो केवट के बोट में है, मेरे राम करोड़ों के मंदिर में नहीं है, और मेरे राम कतई वो सहन नहीं करेंगे। यदि आज राम जिंदा होते तो सबसे पहले रावण समझ के इन लोगों का वध करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी स्वागत में 25 लाख दिए जले और फिर गांव के गरीब बच्चे यदि वो दिए का तेल निकाल के जाए तो आप उसको लठ मारे। ये स्थिति है। आप टोयोटा खरीदते हो, आप टोयोटा का हाइब्रिड इंजन भाऊ 3.5 साल का वेटिंग है हमारे देश में। 3.5 साल, आज 50,000 रुपये बिलो, 3.5 साल बाद मिलेगा। और ये बोलते आत्मनिर्भर भारत। वो कैसा है? 3 प्रोडक्ट आता है, 60% उस पर एक्साइज लगती है। पूरी टोयोटा बाहर से आएगी तो 100% उस पर ड्यूटी लगेगी। वो 3 पार्ट में लाता है, बॉडी और वो जो उनका जो सर्किट बोर्ड है 3, यहाँ आके असेंबल करता है, बेचता है, और हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी पे देश चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो। आत्मनिर्भर भारत तो वो है कि जो किसान है तुम्हारे भरोसे जिंदा नहीं है। 6,000 रुपये आप बोलते हो सम्मान राशि, कौन सी सम्मान राशि है 6,000 रुपये में? आप में से कई लोग होंगे जो किसान है। मेरे भी घर में खेती है, मेरे मामा भी खेती करते हैं, मेरे दादा भी खेती करते थे, हमने खेती में भी काम किया है। बचपन में हम भी जाते थे खेत में। 2.5 एकड़ में 6,000 रुपये में क्या कर सकता है आदमी? बीज भी खरीद सकता है आज के डेट में। जब आप उसको 6,000 रुपये दोगे तो किसान क्या करेगा? जब खेती में काम ही नहीं आएगा तो खा पी नहीं लेगा। आत्मसम्मान राशि भीख देते हो और सम्मान राशि बोलते हो। पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हो। अभी आंकड़े आए बहुत सरकार के, रोजगार कम हो गया, बेरोजगारी कम हो गई। जब ये सरकार के आंकड़े आए, बेरोजगारी कम हो गई, तभी महाराष्ट्र में पटवारी की अपॉइंटमेंट निकली। 6,000 पटवारी, 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 3 सेक्टर में एग्जाम हो रही थी। ये गरीबी का आलम है हमारे यहाँ, बेरोजगारी का। 6,000 पटवारी के लिए 12 लाख लोग अप्लाई करते। शर्म आनी चाहिए सत्ताधीशों को। उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने देखा कि ये कैसा कहते हैं तो मैं पोर्टल पे जाके रिपोर्ट पूरी डाउनलोड करी और रिपोर्ट पढ़ी। तो रिपोर्ट ये कहती है कि जो किसान खेती में काम करता है और साल में उपज बेचता है, उसको पैसे आते हैं, वो भी रोजगार है। यदि इस देश का किसान रोजगार है, रेहड़ी वाला रोजगार है, पकोड़े वाला रोजगार है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं भिखारी भी रोजगार है। वो बेचारा भीख मांगता है, उसको चेहरे पे वो एक्टिंग करनी पड़ती है, दया दिखानी पड़ती है, उसको अपने फटे हुए कपड़े मेंटेन करने पड़ते हैं, गंदगी में बैठना पड़ता है। कोई भिखारी आपको संगमर पर के बूते पे नहीं बैठता, गंदगी में बैठता है, नाले के पीछे स्मेल आती है, वो पूरी प्रताड़ना सहन करता है क्योंकि उसको पैसा कमाना होता है। और फिर आखिरी दिन के आखिर में 200 रुपये लेके जाता है, क्योंकि आजकल कोई 5 रुपये का नोट तो है नहीं, सिक्का भी कोई रखता नहीं, तो 10 का नोट देके निकल जाता है। किसी के मन में दया आई तो वो 200 रुपये करके इकट्ठा करके ले जाता है। तो वो अच्छा लेबर है, उसने रोजगार ढूंढ लिया है, वो आत्मनिर्भर हो गया है और हमारे नेताओं से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भीख मांगता है तो दुआ देता है। हमारे जब चौराहे पे गाड़ी रुकती है तो किन्नर टाली बजाते हुए आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद लग जाएगा, दिल से आशीर्वाद देते हैं और 5 रुपये या 10 रुपये लेके जाते हैं। वो हमारे नेताओं से भी अच्छा है, क्योंकि 5 साल में एक बार भीख मांगने आते हैं और 5 साल में भीख आप दे देते हो और भीख लेने के बाद फिर आपको जूते मारने के लिए वो खड़े हो जाते हैं और हम भीख देके उससे जूते मरवाते हैं।
अभी एक वीडियो मैंने देखा, कोई नेता राजस्थान में किसी बाबा, पीर बाबा के पास गया था। उस पीर बाबा की खासियत यह है कि वो आशीर्वाद के रूप में पैर की चप्पल निकाल के धड़ाधड़ मारता है। तब जब मैंने पीर बाबा को देखा तो मुझे याद आया कि इस पीर बाबा ने जो आइडिया है ये भारत के नेताओं से ली होगी कि 5 साल में एक बार भीख लो और देव 5 साल तक जूते ही जूते मारो इनको, जूते ही जूते मारो इनको, और ये जूते सहन करते हैं। जीएसटी की बात करते कि हमारा जीएसटी बढ़ा है। जब जीएसटी का आंकड़ा आता है तो वो गलत है भी नहीं। जीएसटी जब 1,60,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ पहुंचता है तो अपने को भी लगता है जीएसटी बढ़ा है। जीएसटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ। एक सीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है, और एक तीसरा जीएसटी होता है जो इंपोर्ट पे किया जाता है। इंपोर्ट पे जो ड्यूटी आती है या जो बिल ट्रैवलिंग में होते हैं उस पे होता है। हमारा स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों मिला के भी इंपोर्ट पे जो जीएसटी लेते हैं उससे कम है। जिस देश में इंपोर्ट पे टैक्स कमाती है सरकार, वो कभी भी इकोनॉमी फली नहीं सकती, क्योंकि आप अपने देश की करेंसी, अपना चीज बाहर भेजते हो, अपनी करेंसी बाहर भेजते हो, अपने डॉलर बाहर भेजते हो, बाहर से माल खरीदते हो और उस खरीदे हुए माल पर टैक्स लगा के बोलते हो कि हमने पैसा कमाया। समझ में नहीं आया क्या है। अभी वक्ता कह रहे थे कि गरीब ज्यादा बड़ा गरीब हो रहा है, श्रीमंत ज्यादा। एक इकोनॉमिकल थ्योरी है, एक वी मॉडल होता है इकोनॉमी का और एक के मॉडल होता है इकोनॉमी का। वी मॉडल वो है कि जहां गरीब भी तरक्की करता है और रईस भी तरक्की करता है और दोनों वो देश को इस विकास की तरफ ले जाते हैं। और एक के मॉडल है जिसमें श्रीमंत और श्रीमंत होता है और गरीब होता है। आज हम के मॉडल में बैठे हुए हैं। आज हमारे देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है और आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। जब आत्महत्या करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बीमार था इसलिए मरा। मैं एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी शायर है, उसकी एक नज़्म में थे और दिल छू गई मेरी, और लगा है कि ये मेरे देश में ये वाकई जो स्थिति है वो आज है। वो कहता है, खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन जो आ रहा था नेता के घर गया, चढ़ती रही मजार पर चादरें तो बेशुमार, बाहर जो फकीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीरे शहर की कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीरे शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। और अंत में 2 लाइनें कहता है, चेहरा बता रहा था कि यह मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि यह मरा है भूख से, हकीम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। ये वास्तविकता है हमारे देश की। राशन 5 किलो आता है, वास्तविकता जाके देखिए कितने लोगों को मिलता है, कितना बाहर बिकता है। कई गरीब ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं कि उनका राशन आ गया है। वो कहता है कि वो 5 किलो का राशन बोले बंद हो गया, सरकार ने बंद कर दिया। अभी नवरात्र में कोई राशन नहीं मिलेगा, नवरात्र के बाद चालू होगा। अभी उपवास है नवरात्र के, इसलिए राशन बंद हो गया है। और वो मान लेता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है और सारा राशन बिक जाता है। महाराष्ट्र में इतनी किसानों की आत्महत्या होती है और हमारे यहाँ आंकड़े छपते हैं। यवतमाल में जनवरी में 32 लोगों ने आत्महत्या की, किसानों ने। उसमें से सरकार ने 22 लोगों का क्लेम ले लिया। 10 का क्या हुआ? कलेक्टर ने उसको आत्महत्या नहीं माना। क्यों नहीं माना? चढ़ावा नहीं चढ़ा? क्या हुआ? किसानी तो था, बीमारी से मर गया तो भी आत्महत्या के नाम पे कुछ तो दो, इतना तो दायित्व करो। जब बड़े बड़े लोगों के तुम इतने करोड़ों रुपए के कर्जे माफ करते हो और फिर उसके बाद कहते हो कि हमने कर्जे माफ नहीं किए। भयानक डाटा है कर्जों का। एक आज ही आपके लिए विलास भाऊ एक अच्छी भी खबर है। आज ही जो छत्तीसगढ़ का फेमस केस 508 करोड़ रुपए बघेल को दे दिए असीम दास ने, आज कोर्ट ने उसकी पेशी थी और कोर्ट ने उसका दूसरा लेटर रिकॉर्ड पे ले लिया। उसने दूसरा लेटर लिया और दूसरे लेटर में बताया
कि मैं किसी नेता को नहीं जानता, मैंने किसी नेता को एक पैसा नहीं दिया, मैंने कभी जीवन में कैश का काम नहीं किया। एक अंग्रेजी में मेरे सामने इन्होंने लाया और बोला साइन करो, मैंने करा। मैं 10वीं पास हूं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। महादेव ऐप का मालिक मेरा दोस्त था, बचपन का, गांव का। अब वो दुबई गया तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे दुबई बुला लिया। तो उसने कहा कि कुछ काम कर, तू ठेके पे काम कर, तुझे मैं ठेके दिलवाऊंगा। तो मैंने बोला भैया यार पैसे लगेंगे। तो उसने कहा पैसे दे दूंगा ना मैं। तो मैं एयरपोर्ट पे उतरा, रायपुर, दिल्ली आया, दिल्ली से एयरपोर्ट का टिकट उसने रायपुर का दिया, रायपुर उतरा। उसके पहले उसने मुझे एक एप्पल फ़ोन दे दिया, आईफोन, दुबई में, कि अब तू धंधा करेगा तो आईफोन यूज़ करना। बोला उसी फ़ोन पे मुझे मैसेज आ गया कि अब तू छोटा आदमी नहीं रहा है, तेरे लिए बाहर एक गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में चाबी दे देगा, गाड़ी लेके तू होटल जा। मुझे और खुशी हुई कि गाड़ी भी मिल गई, मतलब भगवान को क्या मांगो और क्या मिल गया। गाड़ी लेके होटल में आया तो उसको बोला कि अभी गाड़ी इधर ही पार्किंग में खड़ी कर, एक आदमी आएगा पैसे लेके तेरे को धंधे के लिए। एक आदमी बैग लेके आया मोटरसाइकिल पे होटल के पार्किंग में। वो बैग मैंने डिक्की में रखा। उसने कहा ऊपर मत ले जाना होटल में, वो देखते हैं होटल वाले एक्सरे में। तो मैंने गाड़ी में ही रखा। मैं कमरे में गया, 15 मिनट में ईडी वाले आ गए, बोले तुम्हारी गाड़ी में पैसा मिला। वो गाड़ी बीजेपी के नेता के भाई के नाम पे थी, उसे किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद तुरंत, ये 4 नवंबर की बात बता रहा हूँ, 7 नवंबर को वोटिंग था छत्तीसगढ़ में, और ईडी ने एक प्रेस रिलीज दे दिया कि एक कैश हैंडलर पकड़ा है महादेव ऐप का, 5 करोड़ उसके पास कैश मिली है, और उसने क्लेम किया है कि उसने 508 करोड़ बघेल को दिए हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। और फिर ये हमारे रंगा बिल्ला चालू हो गए एक लाइन से, 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए, 508। और बघेल बापड़ा बोलता रहा कि मैं जानता भी नहीं इसको, कौन से 508 करोड़ रुपए, आंकड़ा ऐसा बताओ कि लोगों को विश्वास हो जाए। 500 करोड़ बोलते तो विश्वास नहीं करता, 508 कर दिया उसको। और वो जेल में, उसको कुछ भी पता नहीं। उसका रिमांड लिया 7 दिन तक, उसका स्टेटमेंट है जज के सामने। साहब 7 दिन तक इन्होंने मुझे बिठा के रखा, एक सवाल भी नहीं पूछा। मैं जेल में गया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने तो सीएम को 508 करोड़ रुपए दिए, तूने कितने कमाए? उन्होंने बोला कौन सीएम? बघेल साहब। अरे मैं तो कभी मिला ही भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को मालूम है। तब जाके उसने जेल से एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी बाहर आई, जब हम लोगों के पास आ गई तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी फर्जी है। आज कोर्ट ने वो चिट्ठी लगवा ली है रिकॉर्ड पे। उसने कहा कि माय लॉर्ड, वो जो अंग्रेजी में लिखा है मेरे को कुछ भी नहीं समझा, मैंने साइन किया, ये मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट है, आप इसको करो। उसमें वो कहता है कि साहब सीसीटीवी फुटेज है होटल का, उसमें देखिए मोटरसाइकिल वाला आदमी आके मेरे गाड़ी में पैसा रखता है कि नहीं, उसको पकड़िए आप। लाल डायरी की बात होती है हमारे यहाँ। अरे भाई 56 इंच का सीना है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री है कि जो चाइना की तरफ देखता है तो चाइना पीछे हट जाता है, 4 लाल आंखों से देखता है। तो विश्वगुरु है। हम इजराइल में और हमास में घुस जाते हैं और बोल देते कि युद्ध मत करो। हम रशिया को औकात बताते कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना, तुम साथ में रहो, अच्छे रहो। इतने बड़े आदमी हो आप। लाल डायरी जिसके पास है उसको 2 लपड़ मार के लाल डायरी ले लो, अशोक गहलोत को जेल में डालो, खत्म करो ये भ्रष्टाचार। लाल डायरी का हाथ नहीं लगाएंगे। पूरे चुनाव में लाल डायरी चली। लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में क्या है, क्योंकि उस लाल डायरी में कुछ है ही नहीं। एक नया पैटर्न निकला है अपने देश में आज के डेट में। जब प्रजातंत्र की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय बार बार कहता है कि प्रजातंत्र में विरोधी पार्टी का रोल होता है। ये 2 पहिए हैं प्रजातंत्र के रथ के। विपक्ष को होना जरूरी है, और यहाँ विपक्ष को नेस्तनाबूद करना जरूरी है, क्योंकि ये सर्कस की वो साइकिल चलाना चाहते हैं जो एक पहिए की है, जो जोकर चलाता है। और वही देश की स्थिति हो रही है। उसी लेवल पे देश को उतारा है इन्होंने। आज हम जोकर साबित हो रहे हैं विश्व स्तर पे। आज कनाडा की सरकार आप कुछ कहते हैं तो हम कनाडा को आग दिखाते हैं, और ये अंधभक्त बोलते अब कनाडा में घुस के मारेंगे, अब कनाडा पे हमला करेंगे हम। अरे वो पाकिस्तान है क्या पास वाला, जहाँ तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की? तुम्हें मालूम है कनाडा में जाने में ज़्यादा टाइम भी कितना लगता है? कनाडा में कितनी जगह फ्यूलिंग करना पड़ेगा, कितने कंट्रीज क्रॉस करोगे, तुम्हारे एयरपोर्ट को जाने देगा क्या? लेकिन व्हाट्सएप पे हो गया कि आप कनाडा में घुस के मारेंगे। कनाडा ने डंडा कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हुंकार भरी, अमेरिका ने डांटा। तो बोले नहीं नहीं हो ऐसा नहीं है, अमेरिका डांट नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि कोऑपरेट करो। फिर इन्होंने अमेरिका में प्रयास किया,
अमेरिका में जो आंखें दिखाई, तब जाके हमारा एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय कहता है कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हो गई अमेरिका में, हम देख रहे क्या हुई। मूर्खता की पराकाष्ठा है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारे देश को आजादी मिली, तब इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि आप बंदर के हाथ में वस्तुला दे रहे हैं। उनकी बात साबित होने में 75 साल लग गए। वो घूम रहा है, वो कभी अपने को भी मार लेता है, अपने भी पार्टी को। आज बीजेपी बहुत आहत है। बीजेपी के बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, जिसके पास जाओ कंधे पर रोना शुरू कर देता है कि बहुत बुरी स्थिति है हमारी। कांग्रेसियों को तो ठीक है, वो बोलते विपक्ष में हमको तो खाना ही है मार। लेकिन बीजेपी वाले प्रताड़ित है, वो कहते कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक आतंक के साए में जी रहे हैं, और प्रजातंत्र में आतंक को जगह नहीं होती। आतंक वही पनपता है जहां न तानाशाह होता है, और ये देश तानाशाह को सहन नहीं करेगा, और तानाशाह को सहन करना भी नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी इतनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब लगातार सत्ता में रहने के बाद एक अहंकार आता है, और उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो इस देश की जनता ने उन्हें भी आईना दिखाया। पढ़े लिखे इंदिरा गांधी को भी जनता आईना दिखाती है, अनपढ़ को भी दिखाएगी, लेकिन ये तुम्हें कम से कम विश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूं विश्वास रखो। इतना विश्वास क्यों कमजोर हो गया है? किसी से भी बात करो, नहीं आप कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं आएगा तो वही। अरे किस बात कैसा आएगा वही? कि रसगुल्ला ही कोई आगे खा जाएगा? ये तरी वाले पोहे लाइन में लगा के ले लिए। अरे सरकार है केंद्र की, कहां से आ जाएगा? 2017 से लेके डाटा उठा के देखिए आप, कितने जगह बीजेपी आई है। मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी है गुजरात की रीजनल पार्टी, और कहीं नहीं है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंपोर्टेड कांग्रेसी है सारी। उत्तराखंड में चुनाव होते तो हम कहते कि कौन सी कांग्रेस जीतेगी, मोदी कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में मैं स्टैटिस्टिकली प्रूव कर देता हूं, डाटा है मेरे पास। यदि मायावती ठीक से चुनाव लड़ती तो 153 सीटें बीजेपी की चली जाती, बीजेपी 60-70 पे आ जाती। वो भी जुगाड़ की जीत है। महाराष्ट्र में ईडी की जीत है, कर्नाटक में ईडी की जीत थी, लोगों ने आईना दिखा दिया। गोवा में तोड़फोड़ की सरकार है। कौन सी सरकार इनके बलबूते पे आई है, मुझे बताइए। कौन सी सरकार सिवाय गुजरात के, कौन सी सरकार है जो इनके बलबूते पे है? जो आदमी जुगाड़, मैं तो कहता हूं कि मुझे मेरे साथ सिर्फ 3 महीने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, 3 महीने के लिए मुझे इंचार्ज बना दीजिए अशोक वानखेड़े को। मैं इस केंद्र की कैबिनेट के एक एक मंत्री को मेरे घर के सामने खड़ा कर दूंगा सुबह से शाम तक। इंतजार करेंगे कि भाई साहब आएंगे तो चरण छू ले, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। हर एक के पीछे इतना भयंकर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज सत्ता में आप हो, कल नहीं रहोगे। ये बोलने की कम से कम हिम्मत किसी में नहीं है। मैं ममता बनर्जी को सैल्यूट करता। कम से कम कल उसने ये कहा तो है अपने वर्कर के सम्मेलन में, अरे आज तुम हो कल हम होंगे। आज तुम हमको जेल में डाल के हंस रहे हो, कल तुम्हारी जगह भी वही है, याद रखना। तुमने मेरे 4 डाले हैं जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, 8 डालूंगा हत्या के आरोप में। ये बोलने की ताकत तो है, क्योंकि सलीम जावेद लिख चुके हैं एक शोले पिक्चर में डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। मायावती डर गई, पॉलिटिकली मर गई। महाराष्ट्र में शिंदे से लेके ये जितने भी हंकार घुल रहे, अजित पवार, ये डर गए। चुनाव के नतीजों में बता देंगे कि कैसे मर गए। जो जो जहां जहां डरा वो वहां मरा। और राहुल गांधी बार बार कहती कि डरो मत, और उसके बाद एक विज्ञापन की लाई है, डर के आगे जीत है। वो लालू यादव बताता है, लालू भ्रष्टाचारी होगा। कौन, मतलब ऐसा कौन है कि जो भ्रष्टाचार नहीं करता? क्योंकि हमारे यहाँ का प्रजातंत्र ऐसा हो गया है। हम एक सांसद, खासदार जो असतो, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में
यदि 150 शादी हो गई तो उसको अगली बार चुनाव जीतने के लिए 150 शादी में जाना अनिवार्य है। हर शादी में 501 देना अनिवार्य है। हिसाब लगाओ आप। उसके घर में जो चाय पीने लोग आते हैं वो देखो। महाराष्ट्र के सांसद तो बहुत खुशनसीब हैं। यूपी बिहार वालों को पूछो, भाव ने देखा है मंजर। यूपी बिहार के सांसद जब रात को आता है तो अपने को सोने के लिए जगह ढूंढता है वो, क्योंकि उसके बेडरूम तक लोग सोते हुए रहते हैं। लंगर ही लगाना पड़ता है उसको, और फिर जाने का टिकट भी बना के देना पड़ता है। टिकट नहीं बनाया तो और 4 दिन रुकता है वो। तो पैसा लाएगा कहां से? जब पैसा कहीं से लाएगा नहीं तो वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाएगा, और एक विशेष सर्कल है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इसको तोड़ना होगा। हमारे सांसद से क्यों अपेक्षा रखें कि हम जाए तो चाय पे खर्चा करें? मेरे जैसे 50 लोग आएंगे चाय पे खर्चा करने के लिए, तो हर राज्य में दोस्त मिलते हैं, शहर में मिलते हैं। उनको साल में एक ही बार दिल्ली में आना होता है और मुझे खाना खिलाना होता है। ऐसे 365 यदि हो गए तो मुझे रोज ही किसी को खाना खिलाना है, तो मुझे एक छोटा हवेली खोलना पड़ेगा। अपेक्षाएं हमारे नेताओं से ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वो हमारे लिए लड़े। गणपति का चंदा, अरे काहे को सांसद को परेशान करते हो यार? गणपति मंगा, उससे आरती करो बेचारे से। गणपति आया कि उसके पहले वो पैसे की व्यवस्था करता है। नवदुर्गा पैसे की व्यवस्था करता है। बोले हमारे यहाँ 150 मंडल है, हर एक को 10-10 हजार रुपये भी दिए तो देखो ना कितने हो जाते हैं। मतलब मैंने सब सांसदों को खर्चे का जुगाड़ करते हुए देखा, और फिर एक बार उनको आदत लग गई जुगाड़ करने की, तो वो सोचते जब इनके लिए मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिया तो थोड़ा सा बड़ा हाथ मारूं तो अपना भी कर लूं। तो ये भ्रष्टाचार विशेष सर्कल है, और एक बार आप भ्रष्टाचार के गात में आ गए तो फिर ये जब लोग आते हैं सत्ता में ऐसे, वो फिर आपको बंदर जैसे नचाते हैं। हमको लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता? हमने बोला हमको डर इसलिए नहीं लगता कि हमारे पीछे कोई रेले नहीं है। हमारा सब रिकॉर्ड पे है, हमारा फोन टैप होता है, हमारे अकाउंट वाला बोलता है बैंक में कि तुम्हारे हर महीने जाता है, हमारे यहाँ से अकाउंट डिटेल सब जाता है, अकाउंट में आता है, व्हाइट में आता है, व्हाइट में जाता है। कोई नंबर 2 की बात नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करते नहीं। फोन कितनी भी बार टैप हो, क्या फर्क पड़ता है? और जब आप क्लीन हो तो मैं बता रहा हूं, इनकी हिम्मत नहीं आपके तरफ देखने की, बात करने की छोड़िए। इनसे बड़े डरपोक नहीं है। मैं केस बताता हूं आपको, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को बहुत लार्जर दैन लाइफ समझने लगते हैं तो आपको उसकी वस्तुस्थिति भी मालूम होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। गांधीनगर में नई राजधानी बनी है गुजरात में, गांधीनगर। तो वहां सारे मंत्रियों के बंगले एक साथ हैं, और एंड में एक बड़ा बंगला है, वो मुख्यमंत्री का है। मतलब वो मंत्रियों की कॉलोनी है। आप एक कॉलोनी में घुसो, सारे मंत्रियों को निपट सकते हो एक लाइन से। रात को, देर रात को धड़ाम करके आवाज आई, प्रधानमंत्री बेड से कूद के बाहर आ गए। गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। सिक्योरिटी को समझ नहीं रहा, रात को 1:30 बजे है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सीएम बाहर आके गाड़ी में और जोर से डांट रहे हैं। वो ड्राइवर भी जो 2 कपड़े थे उससे गया, ड्राइव किधर चलना, बोले बाहर निकलो, बाहर निकलो, अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद की तरफ। सब भागा दौड़ी मच गई। सिक्योरिटी एक दूसरे को बोल रहे कि सीएम इज आउट टू अहमदाबाद। उधर से पुलिस वाले लग गए रोड ब्लॉक करने में। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया रात को। बीच में सब आईजी डीआईजी सब पहुंच गए अहमदाबाद में, उनको सिक्योर जगह पे लिया। बोले सर व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या हुआ साहब? बोले बम से हमला हुआ है घर पे। सबके पैरों की जमीन खिसक गई। मुख्यमंत्री के बंगले पे बम से हमला हो रहा है, छोटी बात नहीं है। पूरी हंगामा हो गया, पुलिस लग गई, स्कैनिंग चल रहा है। फिर उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या, किधर से देखा आपने, क्या है? बोले जोर से आवाज आ गई, सारा चेकिंग हो गया। फिर उन्हें समझा कि उस दिन वहीं रखा गया, दूसरे दिन घर भेजा गया। बात यह हुई थी कि मुख्यमंत्री के घर के पीछे से एक रिंग रोड जाता है, बाईपास, उस पर ट्रक का टायर पड़ गया था। ये बात मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, उस पुलिस के केस डायरी में लिखा हुआ है। क्योंकि जब भागा दौड़ी पहली कंप्लेंट आई कि बम फट गया, हमला हुआ, तो पुलिस डायरी में ये भी हुआ है सीएम के घर पे हमला हुआ। उसके बाद ये भी लिखा है कि इस तहकीकात करने पे टायर फट गया। अब वो रिंग रोड परमानेंट बंद कर दिया गया है। ये वस्तुस्थिति है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे
संबंध, क्योंकि एक पत्रकार के संबंध सभी लोगों से होते हैं। तो मैं बॉम्बे में कई अंडरवर्ल्ड लोगों को भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो किसी बड़े भाई के साथ हम खाना खाने बैठे, तो वो खाना खाने उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठे, तो कई लोगों को रेस्टोरेंट से भगा दिया उन्होंने, और उनके आए बाएं दाएं बिल्कुल ऐसा देख रहे कि बस अभी आधे घंटे में गोली आ रही कहीं से लगने की, और वो आराम से खाना खा रहे हैं। उसी के बीच में मेरे हाथ से चम्मच गिर गया, और उस शांतता प्रिय वातावरण में टन टन खनखनाट आवाज आई। जैसी वो चम्मच गिरने की आवाज आई, 7-8 लोगों ने इधर उधर देखा, फटाफट खिड़की बंद करो। वो बोला क्या हो गया? वो बोला यार कैसा खाता है तू, चम्मच गिरा दिया नीचे। तब मुझे समझ में आ गया, ये जितने बड़े डॉन होते हैं, जितने बड़े आपको डराते हैं, इनसे बड़े डरपोक नहीं होते। तो डरने की जरूरत किसी को नहीं है। इस देश में न्यायपालिका है, मैं न्यायपालिका पे फिर भी विश्वास रखता हूँ। हो सकता है वहां पे भी डिटोरिएशन आया हो, हुआ भी है। हमारे न्यायपालिका में भी आजकल नेतागिरी का शौक लगा हुआ है, क्योंकि जब केस हियरिंग पे आता है तो बहुत सारे स्ट्रिक्चर पास होते हैं। अपने को लगता है कि अरे बाप रे, न्यायमूर्ति ने आज तो बिल्कुल को कर दिया जेल, और जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो कुछ और आता है। तो मैंने बोला इतनी देर तक क्या बोले, 3 दिन ही हम रोज हेडलाइन ले रहे थे हमसे। मैं और दीपक शर्मा सैल्यूट करते हैं हम जज साहब को, ये पहली बार न्यायपालिका ने बता दिया, और ये प्रजातंत्र के प्रहरी है, और ये है। ऑपरेटिव जजमेंट आने के बाद तो लोग पूछते कि क्या क्या हो गया, पता नहीं मैंने क्या हो गया, एक दिन में क्या हो गया। मनीष सिसोदिया के केस में मुझे समझ में नहीं आता। मनीष सिसोदिया के केस में वो कहता है कि आपने नई पॉलिसी घोषित की, उससे 14 लोगों को 138 करोड़ का फायदा हुआ। विराज बाबू मंत्री रह चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होंगे। कोई भी ठेका कोई लेता है उसको फायदा ही होता है। कौन ठेकेदार लॉस का ठेका उठाता है? हर ठेके में फायदा होता है। हर दुकान, दारू की दुकान का लाइसेंस लेता है, फायदे के लिए लेता है। कोई ठेकेदार कहता है क्या गडकरी को जाके कि गडकरी जी ये 1,500 करोड़ का रोड है, मैं इसको 500 करोड़ में करना चाहता हूँ, 1000 करोड़ मेरे तरफ से लगाना चाहता हूँ। कम से कम मुझे तो अभी तक इस भारतवर्ष में ऐसा आदमी नहीं मिला। तो जो ठेका लेता है वो कमाता है, प्रॉफिट को पाप क्यों समझे? तो यदि वो नई पॉलिसी में 14 लोगों ने ठेका लिया और दारू में 338 करोड़ प्रॉफिट, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं। जो दारू के धंधे को जानते होंगे या दारू वालों को जानते होंगे, ये तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट है। तब वो जज साहब कहते हैं कि 338 करोड़ प्रॉफिट हुआ है 14 लोगों को, लेकिन उसमें से 100 करोड़ दिया, ये डिबेटेबल है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस 100 करोड़ में से 45 गोवा में गए, ये भी समझ में नहीं आया। तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल होनी चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन फिर बेल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? उसने चंदा लिया चेक से, उन्हें पूछा चंदा किसने लिया, मनीष सिसोदिया ने, उसके अकाउंट में डाला, बोले नहीं आम आदमी पार्टी के अकाउंट में। फिर आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? बोले सोच रहे सर, अभी तक सोच रहे। अनिल देशमुख, 100 करोड़ का आरोप, 8 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट मात्र 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और जिस पुलिस कमिश्नर को पूछा हाईकोर्ट ने कि आपने 100 करोड़ का आरोप कैसा लगाया, तो उसने एफिडेविट दिया कि मैंने अधिकारियों को बोलते हुए सुना था। कोर्ट ने कहा कि आईपीएस अधिकारी हो तुम, किसी के बोलते हुए सुनने पे आरोप लगा दोगे? और जेल में सड़ा दिया उसको 1.5 साल। क्योंकि यहां एक नया ऑपरेटिव शुरू हुआ है। पहले टारगेट ढूंढो, अशोक वानखेड़े बहुत बोलता है। फिर अशोक वानखेड़े ने नई कार खरीदी। कितने की कार खरीदी? बोले 12 लाख 15 लाख की कार है ये। हाँ। फिर एक को खड़ा कर दो कि मैंने अशोक वानखेड़े को 5 लाख रुपए रिश्वत में दिए, मेरे खिलाफ खबर बोल रहा था। फिर उसका अफिडेविट लो, और जैसे ही वो अफिडेविट दे तुरंत अशोक वानखेड़े को अरेस्ट करो। फिर वो कोर्ट में जाता है। बोले कब दिए? बोला मैंने तो साहब उनको शुक्रवार को दिए थे। बोले शुक्रवार तो नागपुर में थे, फिर गुरुवार को होंगे साहब, कहीं तो आए होंगे नागपुर से, फिर मंडे को दिए होंगे। और ईडी उनकी सुनती है। ईडी का केस, हमारे यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये पामिलियन कुत्ते हो गए हैं सत्ता के, पूछ हिलाते हैं। और जैसे ही उनको बोला जाता है कि टॉमी नहीं, भाई है, अंकल है, टॉमी पूछ हिलाता है। टॉमी छू बोला तो काटता है।
मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को नोटिस भेजा। मेरा गुजरात गवर्नमेंट ने, राम राज्य चल रहा है, 35 साल से बीजेपी की सरकार, 10 साल से डबल इंजन की सरकार। अडानी उनके दामाद, अडानी को पत्र भेजा कि आपने 3000 करोड़ एक्स्ट्रा हमसे लिए हैं, कृपा करके वो वापस भेज दीजिए। कैसे लिए? अडानी से पावर खरीदती है गुजरात गवर्नमेंट। उसमें एक क्लॉज था, यदि कोयले के रेट ऊपर चले गए तो फिर वो अडानी जी थोड़े से रेट बढ़ाएंगे। उसका नाम दिया एनर्जी चार्ज। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो सब लीगल था। उसमें यह था कि कोयले के भाव बढ़े, ये कैसे माने? तो बोले एक इंटरनेशनल एजेंसी है, कोयले के रेट रोज रिलीज करती है, उसके रेट फाइनल रेट मानेंगे और उसी रेट के हिसाब से आपने कोयला खरीदा तो आप हमको बिल दे दीजिए, साथ में एनर्जी चार्जेस ले दीजिए, दे दीजिए। इन्होंने उनसे 10,000 करोड़ रुपए साल के एनर्जी चार्जेस लिए, गुजरात गवर्नमेंट ने दिए। ये गुजरात गवर्नमेंट क्यों कर बैठी? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई तो ये जो अधिकारी थे उनके पैरों की जमीन खिसक गई। उनको लगा ये अधिकारी, ये कमेटी यदि हमारे तक आ गई तो हम सब नंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने डर के मारे डरे 3,000 करोड़ रुपए मांगे। हुआ ये कि अडानी जी ने सारा कोयला शिप करवाया इंडोनेशिया से। ओरिजिन ऑफ द शिपमेंट इज इंडोनेशिया। बिलिंग जो हुआ सिंगापुर की कंपनी से, एक ताइवान की कंपनी से और एक यूएई की कंपनी से। और जो बिलिंग हुआ कोयले के 4 गुना ज्यादा रेट पे हुआ। जब मार्केट में 50 रुपए का कोल बिक रहा था तब इन्होंने 200 रुपए का बिलिंग किया। तो उधर से कोल आया, इन्होंने 200 रुपए की बिलिंग से पेमेंट किया। इसका मतलब 150 रुपए इन्होंने बाहर भेज दिया। वो है मनी लॉन्ड्रिंग। और फिर वो पैसा वापस अडानी के इन्वेस्टमेंट में आता है और हम कहते हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। और आज से नहीं, ये सालों से हो रहा है। 2014 में डीआरआई ने एक पत्र लिख के सेबी को कहा था कि अडानी ने इक्विपमेंट खरीदे पावर प्रोजेक्ट के यूएई के इस कंपनी से। मुझे पता नहीं इनको यूएई से क्यों खरीदते हैं, जबकि जर्मनी के इक्विपमेंट सबसे आगे होते हैं। इनका सारा परचेस यूएई से होता है। यूएई में इन्होंने 1500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये डीआरआई कह रही है अपने पत्र से। आगे वो ये कह रही है कि जिस कंपनी को इन्होंने 1500 रुपए ज्यादा दिए ओवर बिलिंग करके, उन्होंने वो 1500 करोड़ रुपए एक दूसरे कंपनी को ट्रांसफर किए, मॉरिशियस को, जिसका मालिक विनोद अडानी है। और फिर विनोद अडानी के कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। काला पैसा सफेद करने का ये बेहतरीन तरीका, ये सारे लेटर सामने हैं, ये सारे एविडेंसेस सामने हैं, लेकिन ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी जाएगी अशोक गहलोत के घर कि 18 साल पहले तेरे बेटे ने वहां जोर से छींक दिया था और उसके पॉकेट से $3 निकले थे। फेमा का केस बनता है। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब इसका डर भी लोगों में रहा नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड होती है तो लोगों को लगता है कि ये मोदी जी को परेशान कर रहा है इसलिए रेड कर रही है, उसकी इज्जत बढ़ती है। और महाराष्ट्र में यदि ईडी, सीबीआई की रेड होती है तो आदमी मंत्री बनता है। मैं पिछली बार मुंबई गया तो एक एनसीपी का एमएलए मुझे मिला, अजित पवार के साथ है बेचारा। तो ऐसे ही, और कैसे हो यार, बहुत आजकल हमको ठोक रहे हो, और ये बात हुई। और फिर मुझे कहता है कि किरीट सोमैया को जानते हो क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोला एक मेरा काम कर दो ना। मैंने बोलो? बोले कोई डॉक्यूमेंट देता हूँ मैं। किरीट को बोलो बहुत भ्रष्टाचार के डॉक्यूमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैंने मेरे को ही दे दो, किरीट का क्या करेंगे? नहीं, किरीट ही जरूरी है। बोले किरीट करेगा तो तुरंत ईडी की रेड होगी। तो मैंने आप किसको ईडी की रेड करना चाहते हो ये तो बताओ। बोले मेरे ही डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं। मैंने क्यों? अरे बोले ईडी की रेड होने के बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा यार भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मंत्री हैं सब ईडी वाले हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मंत्री बनने का क्वालिफिकेशन ईडी की रेड होना है। आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब आपको 1400 करोड़ रुपए आपके अटैच होते हैं। ये दुर्भाग्य है इस महाराष्ट्र का, ये दुर्भाग्य है हमारा। कैसे राजनेताओं के साथ जो मंडी में बैठ के बिकते हैं। इस्मत बेचने वाली भी लड़की ईमानदार होती है,
वो अपनी इज्जत बेचती है तो आपको रिटर्न भी देती है। ये अपने आप को बेच के खुद कमाते हैं, और जिस जनता ने उनको जितवा के दिया, ये 50 खोखे में बिकने वाले लोग फिर जनता के पास पानी मांगने पे पूछते हैं कि मैं सुसु कर दूं क्या, और हम इनको ढो रहे हैं। सवाल कौन प्रजातंत्र को रोनता है ये नहीं है, सवाल कौन हमारे देश की संविधान के धज्जियां उड़ा रहा ये नहीं है। ये लोग तो हमेशा थे, रहेंगे और है, लेकिन सवाल है इन लोगों के हाथ में सत्ता कौन दे रहा है, और इन लोगों के हाथ में सत्ता पाकिस्तान, अमेरिका नहीं दे रहा है। इस देश के लोग ही, हम ही लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमें जगाने की जरूरत है। हमें बार बार ये बताने की जरूरत है। हनुमान को उसकी शक्ति बताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उन्हें शाप था कि वो अपनी शक्तियों का विस्मरण होता था। तो अब उद्धव ठाकरे के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं, जनता चालीसा पढ़ने की जरूरत है, और जनता के बीच में जाके जन जागरण करने की जरूरत है। मात्र नेताओं को गाली देने से काम नहीं होगा, ये तो वैसे ही रहेंगे, इनमें बदलाव नहीं आएगा। इतने मोटे चमड़ी के हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ इतना बोलते हैं कि पकड़ा भी जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लोग हंसते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, और फिर उसी ताकत से झूठ बोलते हैं। कैसे कैसे आदमी बोल सकता है कि आपने भोपाल में बोल दिया कि 70,000 करोड़ का गबन, सिंचन घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, नेशनल करप्ट पार्टी है एनसीपी। फिर 4 दिन बाद उसी घोटाले के हीरो को उप मुख्यमंत्री, और अमित शाह जी कहते कि दादा पहले क्यों नहीं आए। तो किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने कहा दादा पहले क्यों नहीं आए। मैंने बराबर है। बोले इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। मेरा कारण है मधेपुरा बैंक, कितने का घोटाला, 1600 करोड़। डायरेक्टर कौन, अमित शाह। उनको लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी, सारा देश मेरे सामने झुकता है, मैं बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि 70,000 करोड़ वाले को अपन ट्यूशन के लिए बुलाए। तो ये जो 70,000 करोड़ का घोटाले वाला गया है, ये ट्यूशन के क्लास लेने वाला गया है, ये बताने के लिए कि आप 16 तक ही सीमित हो, हम 17 वाले हैं, हम आपको बताएंगे। शर्म नहीं आती, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। और ईडी, इनकम टैक्स, ये पुराने जमाने के सामंत जब शिकार पे जाते थे तो पूरे प्रजा से हाका लगवाते थे जंगल में। लोग हा हा चिल्लाते हुए, ढोल ढमाके बजाते हुए उन जानवरों को मचान की तरफ लाते थे, फिर गोली मारते थे, और फिर राजा साहब फोटो खींचते थे। वैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हाका लगाती है। और ये जो जानवर है, मैं इनको जानवर कहता हूँ, ये उस शिकार के रेंज में आते हैं, और जैसे ही देखते हैं गोली, वो गले में टड़ंग करके गमछा डाल देता है, और वो बोलते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। कल तक कमलाबाई करके मजाक उड़ा रहा था, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी हो गए। शर्म नहीं आती। गिरगिट को शर्म आती होगी, इतने जल्दी तो कलर वो भी नहीं बदलता। लेकिन हम इनको ढोते क्यों हैं। आज भी दादा आ गए तो दादा आ गए, दादा आ गए। क्या दादा आ गए? क्या ये बिकने वाले लोग ये कैसे नेता हो सकते हैं? बच्चू खड़ू को तकलीफ है कि 50 बोला, मेरे को मिला नहीं। उन्हें मुझे कहा कसम से नहीं मिला। मैंने नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं विश्वास रखता हूँ बच्चू भाई आप पे, आपको नहीं मिला होगा। नहीं, तुम्हारे विश्वास रखने से काम नहीं होगा। मैंने क्यों? मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे खाए। अरे कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इसने 50 लिए, अब कोई मोटरसाइकिल का भी पेट्रोल मांगते बोले कार्यकर्ता। पहले मेरे कार्यकर्ता खुद मेरे बोलते, बोले भाऊ तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ, आज बोलते बोले 50 लिए, कुछ तो हमको भी मिले, घास दूं उनको। तो ये वस्तुस्थिति है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र का केस नहीं, ये बिहार का है, ये बंगाल का है। जिस इंसान पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सेकिया की सरकार का 1 महीने का अधिवेशन बर्बाद हुआ आसाम में, वो आज भाजपा का मुख्यमंत्री है। ये भाजपा के लिए भी, जो पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, जो अपने आप को चाल, चरित्र, चेहरे वाली पार्टी करती थी, चेहरा विद्रूप हो चुका है। चाल इतनी बिगड़ गई है कि पूछो मत। और चरित्रहीनता की कोई सानी नहीं है कि जिसका उदाहरण मैं दूं।
और ऐसे में जो वाकई भाजपा के जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां संघर्ष किया, लगातार कांग्रेस से लड़ते रहे, जिन्होंने अपनी जनसंघ से लेके बीजेपी तक लाए, आज जब उनके पास जाता हूं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आंसुओं से रोते हैं, बताते हैं कि क्या क्या इसीलिए हमने भाजपा को पाला था। हम बार बार, मैं किसी ने कहा कि तुम्हें बहुत फुर्सत है, इधर इतना दिल्ली गर्म हो रहा है और तुम आज आए हो भाषण देने। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं बोलता हूं कि जन जागरण का काम है। मैं फिर से एक बार आगाह कर रहा हूं सबको, 2024 का इंतजार मत करो। बहुत बेहतरीन बात कही है दिनेश ओरा है, IRS ऑफिसर, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन एक मिशन के तहत लगातार शोध करते हैं, सरकार के आंकड़ों को एक्सपोज करते हैं। दिनेश ओरा जी ने एक दिन मुझे कहा कि अशोक जी आपका समय चाहिए। मैंने बोला अरे दिनेश जी आपके लिए कब मना करता हूँ। तो जब उनके साथ बैठा तो उन्होंने अलग शो किया, कभी आप यूट्यूब पे देखिए, मजा आ जाएगा उनका। उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं था, एक फिल्म को डिस्कस किया हमने। उन्होंने कहा कि चक दे इंडिया का आखिरी सीन याद करिए अशोक जी, जब फाइनल खेलने मैच के लिए गई है टीम, तब शाहरुख खान उनको भाषण देता है कि ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट जिसका हिसाब तुम्हें भगवान भी नहीं ले सकता तुमसे। ये 70 मिनट है, इस 70 मिनट के बाद हर एक के जीवन में बहुत भारी बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये 70 मिनट जो है बहुत अहम है। ये 70 मिनट आपको अपने लिए खेलने हैं, ये 70 मिनट आपको अपने देश के लिए खेलने हैं। बहुत बड़ा मोनोलॉग है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या आएंगे इसमें भाष्य करना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन 3 तारीख के बाद 70 दिन बचते हैं आचार संहिता लागू होने में, नेट 70 दिन। ये 70 दिन इस देश के विरोधी पार्टियों को, विपक्ष पार्टियों के लिए वैसा ही मंजर है जैसा चक दे इंडिया में था। आपको आपसी द्वंद्व, चक दे इंडिया का देखिए आप मैच, देखिए एक बार जाके, फिर हॉकी का मैच, जो लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन है, आखिर में वही बॉल पास करके गोल करवाती है, वो 70 मिनट का खेल है। तो इन 70 दिनों में विरोधी पार्टियों को आपसी रंजिश से भूलनी होगी, सीट के बंटवारे में त्याग की भावना रखनी होगी, क्योंकि ये 70 दिन, और ये 70 दिन लगातार जनता को, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो बोल सकते हैं, जो लोगों का कुछ मत परिवर्तन कर सकते हैं, ये 70 दिन दिन रात मेहनत करके आपको इस देश की सच्चाई, सिर्फ सच्चाई लोगों के सामने रखनी होगी। किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, देश की सच्चाई सामने रखो, सब लोगों के सामने आ जाएगा। ये 70 दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि इस 70 दिन में यदि आप चूक गए तो आने वाला 24 यदि यही सत्ता में वापस आ गए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सबसे पहले संविधान एक झटके में पूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये तय होगा। आपका बच्चा किस स्कूल में जाएगा, ये तय होगा। हर जगह पे ये स्थिति होगी कि सुबह दरवाजे में बेल बजेगी, आप दरवाजा खोलोगे, बोले अशोक वानखेड़े। मैंने बोला हाँ। बोले अडानी कंपनी से आया है। मैंने, मुझे कोई मतलब नहीं भैया, हमने शेयर भी नहीं खरीदे, ना कुछ लेना देना है। बोला नहीं, आपको हमारी कंपनी में आके 2 दिन के लिए काम करना है। बोला मैं क्यों काम करूँ, मैं नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके 2 दिन हमको सेल कर दिए हैं, देश में बहुत कर्जा है, कर्जा उतारना है। तो मैं बोलूँगा मुझे तो कोई काम आता नहीं मैकेनिकल का। नहीं, आप पत्रकार हैं, वहाँ प्रेस रिलीज लिखने का काम करिए, आपको काम दिया है, 2 दिन आप काम करेंगे, तनख्वाह मिलेगी नहीं, सरकार का थोड़ा कर्जे का बोझ कम हो जाएगा। ये समय आएगा इस देश पे, हमारे देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा है, 200 लाख करोड़, 54 लाख पे छोड़ के चले गए थे, 200 लाख करोड़। आपको ताज्जुब होता होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं इस इंसान को गुजरात से टैली करता हूँ। जब गुजरात में केशुभाई पटेल ने सत्ता छोड़ी थी तो गुजरात पे कर्जे के नाम पे बहुत ही कम कर्जा था। जब मोदी जी दिल्ली आ गए तो गुजरात सबसे ज्यादा कर्ज से दबा हुआ राज्य था। कर्जा लेके मजे करना इनकी आदत हो गई है, और ऐसा ही कर्जा करके, मैंने तो एक बार कहा था कि आज इस देश में इतनी तरक्की जरूर हुई है, इतना विकास जरूर हो गया है कि मेरे देश का हर आदमी लखपति बन गया है। तो किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा बैंक में जब लोन लेने जाते हो 1 लाख रुपए का,
तो बैंक आपकी औकात देखती है 5 लाख की है कि नहीं, मकान, ये दुकान, ये सब देख के, फिर गिरवी रख के, फिर आपको या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देख के, आपकी सैलरी देख के कि भाई ये रिटर्न कर पाएगा कि नहीं, जब आपकी औकात 5 लाख की है तो आपको 1 लाख का लोन मिलता है। हर देशवासियों पे 100 लाख, 1.25 लाख रुपए का लोन हमारे हर एक के सर पे आता है आज देश ने जो लिया है। तो हम सब 5 लाख के औकात वाले हो गए हैं, इसीलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। कर्जे की बात करें, अंत में कुछ अब बोर नहीं हो रहे हो तो 2 चीजें हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 28 तारीख को फिर 2000 करोड़ रुपए उधार कर्ज लिया। 2000 करोड़ रुपए इस अभी सरकार चली गई है, सब कुछ हो गया। 2000 करोड़ रुपए कर्ज लिया और उन्होंने ये कहा कि सैलरी वैलरी देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे 3,79,000 करोड़ का कर्जा है। उनका बजट 3,20,000 करोड़ का है। बजट से ज्यादा कर्जा लिया है। इनकम 2,70,000 है करोड़, एक्सपेंडिचर 2,90,000 है। 20-25,000 करोड़ का डिफिसिट बजट है। घाटे का बजट, बजट की टोटल टर्नओवर इतना कर्जा क्यों नहीं होगा? लाडली बहना बांटो पैसा, बहन को सक्षम बनाओ या पैसा देके पंगु करो, ये जनता को देखना है। 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो अनाउंस कर चुके हैं शिवराज सिंह। महाकाल लोक, हनुमान लोक, जहां मंदिर वहां लोक। फिर तीर्थ यात्रा पे ले जाने के लिए अलग बजट है 10,000 करोड़ का। कर्जा लेके तीर्थ यात्रा पे कौन जाता है? अरे मेरा वारकरी पंथ का ये महाराष्ट्र है। पांडुरंग को भी तब जाते हैं लोग जब पैसा हो तो पॉकेट में, नहीं तो बोलते इधर ही पंडरी को नमस्ते कर लेंगे। जो वारकरी आता उसी के चरण छू के धन्य हो जाते हैं कि चलो हमने पंडरी की वारी की। प्रदेश पे कर्जा हो रहा है। जितना आपका बजट है उससे ज्यादा कर्जा आप पे है और आप देव दर्शन के लिए लोग भेज रहे हो, क्योंकि आपको एक धर्म की अफीम देनी है, लगातार अफीम देनी है। आपको जब भी कुछ कहा तो राम को बोल दिया, उधर महादेव ऐप है तो बोले महादेव ऐप। अरे बोले महादेव ऐप का क्या हो गया? बोले नहीं, जुआ के लिए महादेव का नाम यूज कर लिया। और ये किसने किया? बघेल ने किया। महादेव का अपमान करते हैं, समझ में नहीं आया। तो ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं इस धर्म के अफीम से बाहर निकलना होगा। ये तो महाराष्ट्र तो संत की भूमि है और मैं महाराष्ट्र पे इसलिए कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि सारा बदलाव महाराष्ट्र से होगा। 48 सीटें हैं लोकसभा की। 48 में से यदि इनको आपने 3-4 पे ले आया तो पूरा देश महाराष्ट्र को सम्मानित करेगा। इस देश का संविधान आपने बचाया, इस देश को लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र आपने बचाया, ये तमाम चीजें आपने बचाई। इसके लिए पूरा देश महाराष्ट्र के सामने नतमस्तक होगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है। इसलिए जाति पाति तेली कुंभी मराठा कहाँ है? रिजर्वेशन जॉब कहाँ है? रिजर्वेशन काहे? रिजर्वेशन बाबा साहेब आंबेडकर कौन से रिजर्वेशन लेके आए थे? आंबेडकर साहब इतने बड़े हो गए, कम से कम उनका तो, आंबेडकर जी का नाम लेते हो, कम से कम उनका 1% तो अपने मिलाओ। बिना रिजर्वेशन का वो आदमी विश्व का सबसे बड़ा अर्थतज्ञ हो गया है। आज भी विश्व में कोई ऐसा अर्थतज्ञ नहीं है जो बाबा साहब आंबेडकर के बराबर हो। बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट बाबा साहेब आंबेडकर की किताबें रेफर करते हैं। आज भी उनको एक दलितों का नेता बना बना के उसने गलवा दिया है। बाबा साहेब आंबेडकर का तो हम रोज अपमान करते जब उनको दलितों का नेता बनते हैं। विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, विश्व के बड़े लीगल फ्रेटर्निटी थे, बिना रिजर्वेशन के थे। तो ऐसे बाबा साहेब आंबेडकर बनने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं बन सकते? लेकिन ये रिजर्वेशन की अफीम, कल रिजर्वेशन मिलेगा क्या होगा? बच्चों को इंजीनियर करोगे क्या होगा? इंजीनियर होकर बच्चा क्या करेगा? पटवारी की नौकरी करेगा।
राजस्थान के विधानसभा में प्यून की नौकरी निकली, बीटेक और एमटेक और एमबीए वालों ने अप्लाई किया। एक तो मैंने बोला जहां से बीटेक किया वो कॉलेज ढूंढो, उनको जूते से मारो कि तुमने ऐसे बीटेक कर दी कि जो चपरासी बनने को तैयार है लेकिन खुद करने को कुछ तैयार नहीं है। क्या आप 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए अरे भीख भी मांगो, लेकिन तुम बीटेक के लिए लाइन में लगे हो? तो इन सारी चीजों का उद्बोधन करना होगा, लोगों को बताना होगा। मैं तो यहां बोल के चला जाऊंगा, मैं रोज टीवी पे बोल ही रहा हूं, प्रोग्राम कर ही रहा हूं, 8 प्रोग्राम कर रहा हूं। और इसके लिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे पैसा ही कमाना है। पैसे कमाने के कई तरीके हैं। मैं ऐसे पोजीशन पे हूं कि मैं पृथ्वीराज रोड पे आज 250 करोड़ की कोठी भी खरीद सकता था, लेकिन उसमें मैं सो नहीं पाता था। आज मैं सुकून से सोता हूं क्योंकि आज लोगों को लगता है कि हमारे वेदनाओं को शब्द मिलते हैं, और इस देश में वेदनाओं को शब्द मिलने वाले चाहिए, इस देश में सवाल उठाने वाले चाहिए। सवाल के जवाब दे न दे, सवालों की इतनी बौछार करो कि इनके बाप को जवाब देना होगा, और ये जवाब देंगे। आज नहीं तो कल जवाब देंगे, जवाबदेही होगी। और सवाल पूछना ये कोई गलत देश राष्ट्रद्रोह देशद्रोह नहीं है, क्योंकि यदि कुरुक्षेत्र पे अर्जुन ने सवाल ही नहीं पूछे होते तो गीता का जन्म ही नहीं होता। जो हिंदू दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता है, उसका जन्म ही सवाल जवाबों से हो गया है। इसलिए सवाल और जवाब होने चाहिए। हमसे पूछिए, हमसे सवाल जवाब करते हैं, अंधभक्त हमसे उलझ देते हैं। अब मोदी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं, मैंने बोला बिल्कुल किया है, बताओ, मैं हूं साथ में सुनने को। आप बताइए मोदी ने क्या अच्छा किया? 370 हटाया, मतलब क्या हुआ उससे? कल 2 कैप्टन मरे हैं, कैप्टन रैंक के अधिकारी मरे हैं, छोटे मोटे नहीं। पिछले 2 महीने में 25 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। हमने उनके 4 मारे और हम 8 लोग हमारे शहीद हुए। अरे कौन सा स्कोर है ये? नोटबंदी के बाद तो सब कुछ बंद होना था, आतंकवाद बंद होना था, भ्रष्टाचार बंद होना था। अकेले राजस्थान में 1000 करोड़ की शराब, कैश और सोना मिला है। फिर काला पैसा कहां गया? कौन कहता है काला पैसा इस देश में नहीं है? नोटबंदी करेंगे काला पैसा खत्म हो जाएगा, आतंक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब नोटबंदी की बात करो तो बोले कैशलेस इकोनॉमी। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी? आज भी कैश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। 2000 करोड़ के आज भी 1 लाख करोड़ के नोट वापस नहीं आए। कहां है पैसा? वो पैसा सत्ताधीशों के पास होता है। सत्ता में कौन है? पैसा इनमें घर में पड़ा है। आज इनके पास लोग जाते नहीं, क्योंकि पामीरियन को पता है कि मालिक को काटना नहीं चाहिए, बहुत मार पड़ती है, इसलिए मालिक के सामने पूछ लाते हैं। यही है ईडी के प्रकोप। ईडी का तो जो रेट है वो तो भयावह है। मतलब दबिश देते हैं 8000 घरों पे, फिर इंक्वायरी करते हैं 1000 लोगों पे, सजा मिलती है 9 लोगों को, और जिनको सजा मिलती है वो छोटे मोटे व्यापारी होते बेचारे। ईडी का रेट है हमारे यहाँ सक्सेस रेट। और ईडी का उपयोग कैसा होता है? अभी जो ये कारपोरेट सेक्टर के जो बच्चे होंगे जो कारपोरेट सेक्टर को देखते हैं, एक बाइजू करके कंपनी है, आपने एकदम सुना होगा, बाइजू को 9000 करोड़ का फेमा का नोटिस मिला, ईडी ने दिया। क्यों दिया? रेड कब हुई? अप्रैल में। नोटिस कब दिया? 2 दिन पहले। हमने बोले क्यों दिया, मतलब इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो ईडी में अधिकारी हमारे भी है, ऐसा नहीं कि दोस्त हमारे भी है। मैंने पूछा क्या बैजू का क्या हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ क्या? बोले अरे हम कहाँ सेटलमेंट करते, बड़ा खेल है। फिर धीरे से उसने कहा बीसीसीआई का वेबसाइट चेक करो जरा। मैंने बीसीसीआई का वेबसाइट चेक किया, आप भी चेक करो। बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी मीटिंग होगी बीसीसीआई की, उसके मिनट्स वेबसाइट पे डालो। उसके मीटिंग में मिनट है कि बाइजू से अभी पेमेंट आ नहीं रहा है, अमित शाह के बेटे कहते हैं, और अगला स्पॉन्सरशिप लेने से उसने मना कर दिया है। हम लगातार बाइजू को पुराना पेमेंट के लिए तगादा कर रहे हैं। मैंने बोला धन्यवाद।
अब अपने बेटे के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पैसा भी ईडी निकालेगा। बाईजू ने गलती करी, क्रिकेट को स्पॉन्सर किया, उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि अमित शाह का लड़का जिसने क्रिकेट का इंग्लिश में क्रिकेट लिख भी नहीं सकता वो एक दिन जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा। ये है भ्रष्टाचार के मामले, और ऐसे अनगिनत मामले हैं, रोज आएंगे, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब चोरों के हाथ में सत्ता जाती है तो ऐसा आतंक आता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अंधेरे में एक टिमटिमाता दिया भी हो तो प्रकाश की ज्योत लाता है, वहां से बहुत सारी चीजें खुल के आती है सामने। और फिर हम बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, मैं बार बार कहता हूं, किसी ने कह दिया था वसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। यदि आप अपने आप को जिंदा समझते हैं तो सच्चाई के लिए बोलिए, लोगों के मन से डर निकालिए, और ये जो है मोदी है तो मुमकिन है, इसको खत्म करिए। मोदी जाएगा। 2024 में हमें बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं रहा, बीजेपी भी चाहती है मोदी जाए, हम भी चाहते हैं मोदी जाए। मोदी जी से कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी को जाना जरूरी है। इसलिए आज आपने बुलाया, आपके बीच में आया, जो मेरे विचार थे मैंने प्रकट किए। कुछ लोग इससे आहत हो गए होंगे तो हमेशा की तरह मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो लोग सोच रहे होंगे कि ठीक ठाक बोला, धन्यवाद। ये विचार लोगों तक पहुँचाए, लोगों को कहे कि वाकई सिर्फ डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। यदि ये मंत्र लोगों को मिल गया तो आने वाले 2024 में परिवर्तन की गाथा महाराष्ट्र लिखेगा, ये पक्का विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जागृति के एक नए नोट पर आज का ये स्मृति व्याख्यान पहुंचकर खत्म हुआ है। फिर मुझे फैज का वही शेर याद आता है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। आज के इस व्याख्यान में भारत में आज का जनतंत्र, इस पर बात हुई है। हम भी इस जनतंत्र का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि इस मंच से कही हुई बात बहुत दूर तक जाएगी, और ये हमारा भी दायित्व है कि इस जमहूरियत को बचाने के लिए हम भी अपना कांधा आगे करें। दोस्तों, इस व्याख्यान के बाद हमने कुछ समय आज की इस सभा के अध्यक्ष के लिए भी रखी है। मैं आदरपूर्ण निवेदन करता हूं आज की इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर खांडेवाले साहब से कि वो आएं और अपना अध्यक्षीय भाषण यहाँ प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रोफेसर खांडेवाले। श्री अशोक वानखेड़े जी, आदरणीय मंच और बहनों और भाइयों, ये जो अध्यक्षीय समारोह होता है वो एक विशिष्ट पद्धति के लिए होता है कि जहाँ 4-5 लोग चर्चा कर रहे हैं तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। जब एक ही आदमी अपनी बंदूक लेकर सीधा चल रहा है, उसके लिए अध्यक्ष भाषण की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात कि हमने टीवी पर देखा, इनके कोई मित्र हैं शर्मा जी, वो इनको अशोक जी बोलते ही नहीं कभी। एक तो टाइगर बोलते नहीं तो भाऊ बोलते। तो हमने बोला कि भाई ऐसी बात है तो फिर अपन भी उनको बुलाएंगे, हमको भी टाइगर की जरूरत है। तो आज आपने देखा कि भारतीय जनतंत्र का जिस प्रकार से ह्रास हो रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है, उसके लिए जो सत्य बात है, जो वास्तव है, उसको उसी नाम से पहचाना जाए और उसी नाम से उसका बखान किया जाए, लोगों को सतर्क किया जाए,
ये जो काम होता है कि जो बोलना है वो बोल दिया। तो आज आपने श्री अशोक वानखेड़े जी के भाषण में ये बात सुनी, उन्होंने ठीक अपनी भूमिका रखी कि भाई वो कोई भाषण करता नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि वो सामाजिक कार्य करता है। उन्होंने आपको और हमको बताया भाई 2024 के लिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एकदम सही बात है। मैं यहाँ आने तक मैं सोच रहा था कि ये 3 दिसंबर वगैरह वगैरह जरा बड़ी इम्पोर्टेंट तारीख है, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा पता चला कि सारा कंसंट्रेशन 2024 पर ही होना चाहिए। क्यों? मैं मेरे 3 मुद्दे आपके लिए विचार के लिए रखता हूं, बड़े संक्षेप में। एक है कि 1947 से हमने जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ये केंद्र सरकार है और बाकी राज्य सरकारें हैं, इनमें तालमेल होना चाहिए और उसके आधार पर सारे राज्यों का विकास होना चाहिए। आज ये टूट रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब गवर्नर लोगों पर ये कमेंट्री किया, टिप्पणी किया कि भाई आपको कोई बिल रोकने का अधिकार नहीं है, तो आप जिन राज्यों की आपकी बनती नहीं उनके बिल रोक देंगे, उनके कानून बनने नहीं देंगे और उनका विकास नहीं होने देंगे और फिर बोलेंगे कि हम तो विकास कर रहे। क्या ये फेडरल रिपब्लिक है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अपने आप में बनती जा रही है वो है विषमता। तो अब हर रोज हम बाजार में जाते हैं, हर रोज हमारे काम करते, तो उसमें वो विषमता दिखती नहीं, लेकिन जब वो रिपोर्ट बनकर तैयार आ जाती है तो मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, नींद नहीं लगती। मैं 2 साल हो रहे वो आंकड़े उपयोग में ला रहा हूं। सारे संसार में आज इंडियन इनकम इनइक्वालिटी ये चर्चा का विषय बना है कि आय की जो विषमता है वो भारत में सबसे ज्यादा है। तो भाई जो विकसित देश है वहां पर क्यों नहीं बढ़ी विषमता, यहां पर क्यों बढ़ी? और उसमें कितने लोग हैं प्रतिशत की इनकम बढ़ रही है देश की, उसमें अमीर लोगों को कितना मिल रहा, मध्यम वर्ग को कितना मिल रहा, मजदूर लोगों को कितना मिल रहा? तो सिर्फ ऊपर के 10% लोग छोड़े तो 90% लोगों का हिस्सा बढ़ती आय में कम हो रहा है। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था कि भाई आपने अपना प्रजातंत्र संभाल के नहीं रखा तो क्या होगा, तो आज ये जो आय की विषमता है, इनकम की विषमता है, वो आंकड़े बता रहे। ये कोई मेरे मन की बात नहीं है, किसी के मन की बात नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई उसका कुछ तो बोलो। तो सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं आता और इसलिए हमको लोगों तक जाना ही पड़ेगा, लोगों को बताना ही पड़ेगा कि ये देखो आंकड़े 2 साल हो रहे, मैं उसी पर लिख रहा हूं। तीसरी बात कि जनतंत्र में विधि पालिका जो कानून बनाती है वो, ब्यूरोक्रेसी जो अमल में लाती है वो, और न्यायपालिका जो सही गलत बराबर बताती है वो, सब के सब ढीले पड़ रहे हैं। सभी संस्थाओं पर आघात हो रहा है और कभी ऐसा आघात होता है तो उसमें से उभरना, परिस्थिति को दुरुस्त करना, ये बहुत कठिन बात होती है। तो हम हर रोज देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर भी आघात हो रहा है, लोगों के रहन सहन पर आघात हो रहा है। 1-2 मुद्दे और है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम लोग कोई 3 महीने का आंकड़ेवारी नहीं लेते, हम साल की आंकड़ेवारी लेते। तो कोई लोग बोलते कि देखो पिछले 3 महीने में ऐसा हुआ, तो उसके पहले 3 महीने में ऐसा हुआ। अरे भाई वो दिवाली थी, दसरा था, तो लोग खर्च करने वाली है, दुकान चलने वाली है।
साल भर में क्या हुआ ये बताओ। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार निर्माण नहीं हो रहा है, और सरकार हाथ ऊपर कर रही है कि भाई ये काम कराना है सरकारी तो हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, और फिर जो रोजगार नहीं उसके लिए, जैसा आज के वक्ता ने सही कहा, उसके लिए आरक्षण के झगड़े चल रहे हैं कि भाई जो है वो उसमें से तो हमको दो कुछ। तो ये आरक्षण का झगड़ा रोजगार निर्माण नहीं हो रहा इसलिए है। यदि निर्माण होता है रोजगार तो सबको मिलेगा, संघर्ष की आवश्यकता नहीं सामाजिक, लेकिन वो हो रहा है। एक बात और कि ये सरकार आने के बाद में पिछले 9 साल में सार्वजनिक कर्जा, सरकार का कर्जा पिछले 70 साल में जितना नहीं था उतना बढ़ गया है। वो भी हम ग्राफ लगाकर हम लोगों को बताते हैं। आपको बड़ा अचंभा लगेगा, ये आंकड़े हैं, उसके आधार पर जो ग्राफ बना है वो कि भारत सरकार के बजट का इनकम सबसे ज्यादा किस आइटम से आता है? कर्जा। और भारत सरकार का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पर होता है? ब्याज देना। तो कर्जा लेना और ब्याज देना यही कभी हमारे बजट का मकसद होगा तो ये लोगों को हम क्या देंगे? और इसके लिए सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं। और इसलिए लोगों को जागरूक करना, उनकी सोच समझ सुधारना, ये जो रुईकर इंस्टीट्यूट काम करती है उसका एक आज का हिस्सा था। और मैं समझता हूँ कि मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि माननीय अशोक जी ने, जो उनको टाइगर कहा जाता है कि भाई जो बोलना है वो बोल दिया, अब आप देखते रहो क्या है, तो वो उन्होंने उनका सही रूप दर्शन हमको बता दिया। इसलिए मैं मेरे तरफ से भी उनको बड़ा आभारी हूँ। और तीसरी बात कि हम नागपुर में जब सोचते हैं तो हमको मालूम है कि कितनी संगठनाएं, आप सब लोग संगठनाओं के प्रतिनिधि हैं, कितनी संगठनाएं इसमें सुनने के लिए आ रही है। एक सज्जन ने जब मैसेज गया तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप आयोजकों ने सबसे अच्छी बात कुछ किया होगा तो ये व्याख्यान का आयोजन किया, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुसार बोलने वाला हमको एक टाइगर भी मिला है, और वो टाइगर ने जो बोलना है वो बोल ही दिया है। अब ये सब लेकर, मसाला लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं, आप जाने और आपका लोकतंत्र जाने। धन्यवाद। मैं भगत सिंह विचार मंच की तरफ से, जॉइंट काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एसोसिएशन की तरफ से और रुईकर इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे बीच में जो आज अशोक वानखेड़े जी आए हैं और इतना सुंदर उन्होंने स्पीच यहाँ पर दिया। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि उनको टाइगर की उपाधि दी गई है, लेकिन उनका वक्तव्य सुनने के बाद में ऐसा लगा कि टाइगर अभी जिंदा है। साथियों, मैं हमारे सभी इंस्टीट्यूट की तरफ से उनका वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ पर आके हम लोगों को बहुत सारी बातों से उन्होंने अवगत कराया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे सम्माननीय नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विलास मुत्तमवार जी भी हमारे बीच में हैं। विजय जावंदिया जी किसान नेता है, हमेशा ही हमारे बारे में हमारे साथ रहते हैं। पंजाब राव कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर कृषि विद्यापीठ के शरद निम्बाड़कर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं जानता हूं यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता उपस्थित हैं जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी
ताकत रखते हैं। और जो बात इन्होंने कही कि 2024 में सोच समझकर ही अपने निर्णय लेने की बात है, जिस तरीके से यहाँ नेतागण उपस्थित हैं, अगर वो ठान ले कि 2024 में ये सरकार को सत्ता से बाहर करना है, तो वो ताकत जरूर आप लोग रखते हैं। मैं आप सब लोगों को दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए हमारे मंच में जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हमें सहयोग दिया है, उन सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी यहाँ पर समय निकाल कर आए हुए हैं, आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे प्रेस के साथी हमारे बीच में है जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया है, हमारे साथी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पर अपना वीडियो ले रहे हैं यहाँ पर, और जिन्होंने भी हमें सहयोग किया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें सहयोग किया है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए अध्यक्ष जी की अनुमति से ये प्रोग्राम हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।